अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो एमसीक्यूज़, क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर नंबर 8 के। तो आज जो है वो चैप्टर नंबर 8 हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 से पहले जितने भी चैप्टर हैं तमाम करवा दिए हैं और तमाम टॉपिक्स भी करवा दिए हैं। तो जो भी टॉपिक आपको देखना है या जिस टॉपिक का भी न्यूमेरिकल देखना है तो वो टॉपिक लिखें। जैसे कि आपको जो है वो वेक्टर का टॉपिक देखना है या आपको जो है वो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स देखना है तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स लिखकर एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखें, आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी और अगर उसमें न्यूमेरिकल है तो वो भी मिल जाएगा और इसी तरह से तमाम टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको जो है वो एमसीक्यूज सॉल्व करवाने हैं जो कि एंड ऑफ यूनिट क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल तमाम चीज़ें सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस साल में एक बार पे करनी है, ठीक है। और इस ग्रुप में जो है आपको नोट्स भी फ्री मिल जाएंगे, इंग्लिश के, फिजिक्स के, इस्लामियत के, उर्दू के, और जैसे जैसे बाकी नोट्स बनेंगे वो भी फ्री मिल जाएंगे उसी नोट्स में, उसी ग्रुप में। और लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट सेशन जो होते हैं हमारे उसका लिंक मिल जाएगा, गैस पेपर, मॉडल पेपर और तमाम चीज़ें आपको ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। फीस सिर्फ एक बार देनी है साल में, हर महीने नहीं पे करनी। और अगर नोट्स आपको चाहिए हो तो फिजिक्स के, इंग्लिश के, इस्लामियत के बन गए हैं। 100 रुपीज़ एक नोट की फ़ीस है, कांटेक्ट कर लीजिएगा, जो है आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलें, और व्हाट्सएप नंबर यही है जिस पर जो है स्क्रीन पर आ रहा है, इसी पे आपने कांटेक्ट करना है। तो चलें सबसे पहले एमसीक्यूज पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज जो है वो थोड़ा सा जो है हमारे पास न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यूज है। तो कहा जा रहा है कि इफ फोर्स ऑफ, यानी फोर्स है हमारे पास 8 न्यूटन की, डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट, और एक फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट पे लगती है और ऑब्जेक्ट जो है वो आगे मूव करता है। कितना आगे मूव करता है? 2 मीटर आगे मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आगे जाता है। द वर्क डन विल बी, तो वर्क डन कितना होगा? तो देखें यहाँ पर मैं गिवन डेटा तो नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा क्योंकि ये हमारे पास एमसीक्यू से न्यूमेरिकल तो नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ठीक है, एफ डी लिखेंगे। अच्छा, यहां पर मैंने कॉस क्यों नहीं लगाया? देखें, जब भी एंगल नहीं दिया हुआ हो ना आपको तो आपने कॉस नहीं लगाना। जब भी एंगल नहीं दिया हुआ हो आपको तो आपने कॉस नहीं लगाना, बस एफ डी लिखना है। और ये क्या बता रहा होता है? ये चीज ये बताती है कि फोर्स आपके, वर्क डन जो है वो आपके पास मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो फोर्स जो दी हुई है आपको 6 न्यूटन की दी हुई है और डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ है आपको 2 दिया हुआ है। तो आपके पास कितना आ गया? 12 जूल जो है वो आंसर आ गया आपका। तो इसमें जो है हमारे पास बी सही है, 12 जूल, JOULE, ठीक है। ये पहला हो गया हमारा। सेकंड की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड वाला भी हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल है, लेकिन उसमें मसला ये है कि उसमें जो है ना हमें जो है वो नहीं दिया हुआ, हमें जो है वो पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं। तो पॉइंट्स के बगैर हम जो बस सॉल्व करके बता देते हैं क्या आंसर आएगा। कहा जा रहा है कि इफ अ बॉडी ऑफ मास, एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg, यानी आपके पास एक बॉडी है उसका मास 1 kg है, वो मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी, और वो मूव करती है वेलोसिटी के साथ। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो देखिए आपको क्या करना है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला क्या था? हाफ mv², ठीक है। आपको मास भी गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है, वैल्यूज को पुट कर देंगे। मास कितना है आपके पास? मास है आपके पास 1 kg और वेलोसिटी भी आपके पास 1 मीटर पर सेकंड है, और स्क्वायर ले लीजिए। तो 1 का स्क्वायर लेंगे और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, तब्दील नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने 1 का स्क्वायर लिया, 1 हो गया, फिर 1 को मल्टीप्लाई करा दिया 1 से तो 1 ही रहा, ठीक है। तो अब ये 1/2 आ रहा है हमारे पास। तो जब मैंने 1/2 को आपस में डिवाइड कराया, यानी अगर इसको मैं जो है वो डेसिमल फॉर्म में लिख दूं तो 1/2 आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके पास 0.05 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया और ये भी जाउल है, लेकिन यहाँ पर ये जो है वो दिया हुआ ही नहीं है, सब जगह जाउल जाउल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 0.5 जाउल हमारे पास जो है वो सही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो एमसीक्यूज आपके पास 3 है और वो भी बिल्कुल न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज है। तो उसमें देखते हैं हमने क्या करना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ अ मशीन ऑफ परफॉर्म 20 जूल ऑफ वर्क, तो एक मशीन है जो कि 20 जूल वर्क करती है।
तो वर्क कैसे कर रही है, हमारे को यूनिट भी दिया हुआ है, हमें पता चल रहा है वर्क है, और इन 10 सेकंड, तो जो भी वो काम करती है मशीन 10 सेकंड में काम करती है। देन इट्स पावर इज, तो पावर कितनी होगी, तो पावर का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था, W/T, ये आपके पास है सिंपल पावर फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपके पास W क्या है, 20 जूल, ठीक है, ये जूल कह लीजिए, और 10 सेकेंड। तो इसको जो है हमने क्या करना होगा, इसको जो है हमने आपस में डिवाइड करना होगा। तो 2 के टेबल में हमारे पास, इसको जो है वो 10 के टेबल से डिवाइड कर देते डायरेक्ट, ठीक है। तो 10 के टेबल में 10 1 पर आता है और 20 जो है वो 2 पर आता है। तो यहाँ पर 2 जो है आपके पास आंसर आ रहा है, और 3 का जो आंसर है आपके पास वो है 2 वॉट। 2 वॉट जो है आंसर है, वॉट यानी हमने जो है वो यूनिट लिखना है, यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहा जाता है अ बॉडी ऑफ मास, यानी एक बॉडी है जिसका आपके पास मास है 1 kg, इट्स लिफ्ट थ्रू अ हाइट, और वो उठाई जाती है हाइट पर, यानी कोई भी बॉडी है उसको हम 1 मीटर की हाइट पर ले जाते हैं। द एनर्जी पोजेस इन द बॉडी विल बी, तो एनर्जी क्या होगी बॉडी में, देखें यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एनर्जी पता कर रहे हैं और हाइट पर ले जाके, तो हाइट पर जो एनर्जी पता करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास डिनोट की जाती है के पीई से, पी मतलब पोटेंशियल और ई मतलब एनर्जी। फॉर्मूला है mgh, ठीक है, मैंने आपको पहले करा दिया था ये फॉर्मूला। तो मास आपको दिया हुआ है बॉडी का 1 kg, और ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे लिख के दी हुई है, कंसीडर ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और हाइट आपने 1 मीटर तक लेके गए बॉडी को। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 ही रहेगा, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 ही रहेगा। तो ये आपके पास 10 जो है इसका आंसर आ रहा है 10 जूल, ठीक है, 10 जूल जो है आपके पास इसका आंसर आ रहा है। अच्छा, यहाँ मैं पूरा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज में यहाँ पूरा लिख के दिया हुआ यूनिट, और यहाँ सिर्फ सैंपल शो करना होता है। जब न्यूमेरिकल बेस जो है हम सॉल्व करते हैं तो बस हमें क्या होता है कि हम इसको वो वैसे लिखते तो कोई मसला नहीं होता। चलें, ये हमारा हो गया। अब जो है वो नेक्स्ट करना है हमने 5, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फिजन और फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड। तो मैंने आपको बताया था जब न्यूक्लियस जो है वो टूटता है तो फिजन और फ्यूजन रिएक्शन जो है हमारे पास ये होते हैं। तो ये सिर्फ एक ही एनर्जी प्रोसेस में होता है, यानी एक ही फॉर्म ऑफ एनर्जी में हमें होता है ये सब कुछ। तो न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसका सही आंसर है हमारे पास, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये आपके पास होगा डी, ठीक है, न्यूक्लियर ENERGY एनर्जी। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आसान भी हैं और पेपर में बहुत ज्यादा चांस है आने के। अच्छा, यहाँ 6 में पूछते हैं कि विच इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी रिन्यूएबल का मैंने आपको बता दिया था कि रिन्यूएबल यानी वो सोर्स जो कि बार बार हासिल किया जा सके, जिससे एनर्जी को बार बार हासिल किया जा सके और वो खत्म भी ना हो, जब तक दुनिया कायम है वो सोर्स कायम रहे। तो इसमें से एक आपने बताना है कि कौन सा ऐसा सोर्स है। तो नेचुरल गैस, कोयल, नेचुरल गैस, कोल और पेट्रोलियम, ये तो खत्म होने वाले हैं, नॉन रिन्यूएबल है। लेकिन सोलर एंड विंड जो है आपके पास ये क्या है, रिन्यूएबल है, यानी ये खत्म नहीं होंगे, इनको आप बार बार यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर सूरज की रोशनी दुनिया में आना बंद हो जाए तो दुनिया खत्म हो जानी है, ठीक है, लेकिन जब तक दुनिया है तो सूरज की रोशनी आपको मिलती रहेगी और इससे आप एनर्जी बना सकते हैं। द रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर फॉर्मूला ही सीधा सीधा पूछा गया है, और एफिशिएंसी हम इसको पढ़ चुके हैं कि आउटपुट और इनपुट का रेशो जो है वो हमारे पास एफिशिएंसी होती है, कि कौन सी मशीन कितना जो है वो वर्क कर सकती है कितना इनपुट लेकर। और एफिशिएंसी हर मशीन की अलग अलग होती है, और जिस मशीन की एफिशिएंसी अच्छी हो वो मशीन अच्छी मानी जाती है। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। तो आप समझ सकते हैं कि W/T कहा जा रहा है, यहाँ पर ये डेफिनेशन लिख के दी हुई है आपको। अब ये डेफिनेशन एफिशिएंसी की है, एनर्जी की है, फोर्स की है या पावर की है, आपने देखना है। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो ये एक ही चीज बनती है हमारे पास, पावर, W/T, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट सही जो पॉइंट्स हैं वो लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझ में आने में आसानी हो। कोल, गैस एंड ऑयल आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये कोल, गैस एंड ऑयल जो है ये क्या, किसके एग्जाम्पल है, ये रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। और यहाँ पर तो नॉन रिन्यूएबल या रिन्यूएबल तो नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये टाइडल एनर्जी है, यानी ये इससे टाइडल एनर्जी की ये फॉर्म है। एनर्जी की हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म है ना, तो ये कोल, गैस एंड ऑयल जो है ये कौन सी फॉर्म है एनर्जी की। अच्छा, तो ये फॉसिल फ्यूल एनर्जी होती है, ठीक है। हमने फॉसिल फ्यूल के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि जब कोई भी जानदार है जब वो मर जाता है
यहाँ वो ख़त्म हो जाता है और ज़मीन के अंदर उसकी बाकियात यानी उसकी जो जड़ें होती हैं और जो मुख्तलिफ चीज़ें जो बच जाती हैं मरने के बाद, वो जब दब जाती हैं तो कई सालों तक जो है वो ज़मीन में ही दबी रहती हैं, जो कि कई हज़ारों सालों तक जो दबी रहती हैं। उसके बाद ये क्या करती हैं, एनर्जी, ये जो है वो ऑयल यानी जो है हमारे पास ये ऑयल गैस बन जाता है, ठीक है, फिर हम वो निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से जितना भी पेट्रोल बनता है या जो भी हमें मिलता है ज़मीन से वो कम है, ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा, आगे कहा जा रहा है कि डैश इज नॉट अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सा जो है वो ना वो रीन्यूएबल सोर्स नहीं है, ये नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ नॉट लगा हुआ है। यहीं पर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, नॉट देखना जो है वो रह जाता है या नॉट की तरफ जो है वो ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। तो यहाँ ये नहीं पूछा है कि है, यहाँ पे पूछा नहीं है। तो जब नहीं है पूछा है ना, तो आपने वो सोर्स बताना है जो कि रीन्यूएबल ना हो। रीयूनेबल हो ये नहीं बताना, रीयूनेबल ना हो ये बताना है। तो आ जाए इसको देख लेते हैं कि कौन सा जो हमारे पास सोर्स है वो नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक ही है, ये तीनों जो सोर्स हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, ये रीन्यूएबल है, यानी अर्थ के अंदर से आपको लावा मिलता ही रहेगा जब तक दुनिया है, और सोलर एनर्जी भी मिलती रहेगी, हवा भी मिलती रहेगी। लेकिन कोल जो है ना ये खत्म हो जाएगा एक वक्त पर आकर, ठीक है। दुनिया तो कायम होगी लेकिन ये कोल नहीं होगा आपके पास, यानी ये जो कोल क्या है हमारे पास, कोयला, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सवालात हो गए। अच्छा, अब जो है हमारा वर्क के सवालात हैं और न्यूमेरिकल भी उसी के करने हैं, सवालात भी उसी के करने हैं। तो आई होप कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी समझने में। एमसीक्यूज मैंने आपको 10th के 10th करवा दिए, ठीक है। अब जो है मैंने आपको क्या करना है, अब मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाने हैं। क्वेश्चन आंसर्स में ज़्यादा हैं, लेकिन एक एडवांटेज ये है कि इसमें पार्ट नहीं बनाए हुए, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए। तो वही जिस तरह मैं करवाता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ दूंगा और उसका आंसर आपको दे दूंगा, आप वो लिख लीजिएगा, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 1A, ठीक है। 1A का हमने आंसर देना है। तो 1A क्वेश्चन में पूछते हैं डिफाइन वर्क। तो आपने जो है वो सिंपल वर्क डिफाइन कर देना है कि वर्क क्या होता है, और हम जो है वर्क के बारे में पढ़ भी चुके हैं। तो वर्क की यहाँ पे सिर्फ आपको डेफिनेशन देनी है, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में आपने नहीं लिखना, वर्क की सिर्फ डेफिनेशन देनी है और यूनिट बता देना है। तो आंसर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, वो मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये वर्क क्या है हमारे पास कि फोर्स लगाई जाए और चीज जो है वो उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। और इसकी एक और डेफिनेशन है जो कि यहाँ लिखी हुई है कि ये प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। W इज इक्वल टू एफ डी होता है ना, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन मांगी है तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। ऐसा यूनिट आपको इसका पता है, जूल होता है, या जाउल बोल दीजिए, ठीक है, जूल बोल लेते हैं हम इसका ऐसा यूनिट। अच्छा, अगले में सवाल में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या दिया गया है। तो अब जो है हमारे पास 1B होगा, ठीक है। 1A कर लिया, 1B है। 1B कहते हैं कि ड्राइव द इक्वेशन वर्क, यानी ये जो इक्वेशन दी हुई है ना आपको, ये जो हमने वर्क पढ़ा इसकी अब आपने इक्वेशन ड्राइव करके देनी है। और इसकी जो है वो एक डेरिवेशन थी, लेकिन सिंपल थी, तो डेरिवेशन आपको लिखी हुई नजर आ रही होगी। लेकिन डेरिवेशन लिखने से पहले एक बात याद रखिएगा कि वर्क को भी डिफाइन कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन मांगी है तो बस डायरेक्ट हमने मैथमेटिकल लिख कर डेरिवेशन लिखना शुरू कर दी, ये करेंगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। जब भी डेरिवेशन लिखें तो डेफिनेशन जरूर शामिल करें, जिस भी चीज़ की डेरिवेशन मांग रहे हैं, मोमेंटम की, एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी की, किसी भी चीज़ की डेरिवेशन मांगी है जिसकी हमने की है पीछे, तो मैंने हर बार आपको उसकी डेफिनेशन भी दी है, क्योंकि डेफिनेशन से ही डेरिवेशन बनती है। डेफिनेशन में जो है डेरिवेशन वाजे हो रही होती है, यानी जो है वो फॉर्मूला वाजे हो रहा होता है। तो यहाँ आपको पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले तो वर्क का जो है वो लिखा हुआ है आपको, उसके बाद ऐसा यूनिट, उसके बाद लिखा हुआ है सपोज अ फोर्स एफ एक्ट ऑन अ बॉडी एंड मोशन टेक प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द बॉडी मूव्स। तो कह रहे हैं कि एक बॉडी कंसीडर कर लें, उसके ऊपर फोर्स लग रही है और वो जो है वो मोशन कर रही है, यानी वर्क कर रही है, ठीक है। और उसके ऊपर फोर्स लग रही है तो वो उसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मार्कर है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो इसी डायरेक्शन में मोशन होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ और मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है। फिर वो जो डेरिवेशन है वो आपके सामने लिखी हुई है, सिंपल फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। ये नोट्स में भी मिल जाएंगे आपको, ये तमाम चीजें नोट्स में भी लिखी हुई है जो हमने नोट्स बनाए हैं। अच्छा, ये जो है मैं पूरा डिटेल में लेक्चर में समझा चुका हूँ, ठीक है। अगर इसको डिटेल में गया तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी,
तो अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहें ना तो आप वर्क लिखकर एमएफ इंग्लिश सेंटर लिख दीजिएगा, इसका लेक्चर भी मिल जाएगा, न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा, डिटेल में समझ लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा देर की वीडियो नहीं है, आप एक क्लास में 45 मिनट होते हैं जिसमें एक दो टॉपिक कर पाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में 15-20 मिनट में वही चीज़ करा देता हूँ मैं आपको, तो आप इजीली रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर पहली बार देख रहे हैं तो ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे बिल्कुल शुरू से समझाता हूँ मैं, ठीक है। ऐसा नहीं करता कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू कर देता हूँ, बल्कि बिल्कुल शुरू से एग्जाम्पल देके बिल्कुल शुरू से बताता हूँ, तो बच्चों को बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है। अच्छा, अब तीनों न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, तीनों हमारे न्यूमेरिकल हैं, तो अब न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है। इसमें ए बी सी नहीं है, सीधा हमारे को जो क्वेश्चन नंबर ही डालना है। तो 2 है हमारे पास, गिवन डेटा देख लेते हैं। गिवन डेटा जो है हमारे पास ये देख लेते हैं। देखें ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, अल्लाह ताला के फजलो करम से जो है वो अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी कि मैंने आपको फिजिक्स कंप्लीट करवा देनी है जल्द से जल्द, ठीक है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, अभी आपके पास मेरे ख्याल से आधा टाइम बाकी है पेपरों के लिए, तो अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिएगा, फिजिक्स को भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बच्चों को मुश्किल कर जाता है कभी कभार छोटे मोटे कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से, ठीक है। तो फिजिक्स भी करते रहिएगा, ऐसा नहीं है कि मैंने कंप्लीट करवा दी तो आपने भी समझे कंप्लीट हो गई आपकी, आपको रिवीजन की जरूरत रहेगी, क्योंकि जब मैं भी पढ़ाता हूँ तो एक बार पहले टॉपिक खुद भी देखता हूँ, यानी एक बार खुद भी पढ़ लेता हूँ कि इसमें कोई ऐसी नई बात तो नहीं है जो मेरे लिए नई हो, तो फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ, ताकि कोई अगर नई बात आ भी जाए ना, कोई नई एग्जाम्पल आ भी जाए तो वो मैं समझ के आपको बताऊं, ठीक है। क्योंकि तालीम जो है वो पढ़ाने से और हासिल करने से हर तरीके से बढ़ती है, ये एक खजाना है जिसमें कमी नहीं आनी, अल्लाह ताला इसमें इजाफा करता रहता है। तो हमारे इल्म में जब इजाफा होगा जब हम इसे पढ़ते रहें, तो आप इसे पढ़ते रहिएगा, बात समझ में आती रहेगी। कभी कभार ऐसा लगे कि मैं भूल गया हूँ कि सर ने क्या बताया था, तो आप जो है वो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, आपका टाइम भी सेफ हो जाएगा और आपको बात भी समझ में आ जाएगी। तो चलें, ये तो हमारी वो बातें हो गई, अब हम जो है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। गिवन डेटा लिख लिया था, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू मूव हॉरिजॉन्टल अ बॉडी, कह रहे हैं कि कितना वर्क हमें चाहिए होगा एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली मूव कराने के लिए। फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है, एक बॉक्स रखा हुआ है, अब इस हॉरिजॉन्टली से मूव कराना है हमें, कितना हमें वर्क चाहिए इसको मूव कराने के लिए, ठीक है। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो वर्क भी उस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो है ये बॉडी जो है वो कितना मूव कर गई, ये बॉडी मूव कर गई है आपके पास 20 मीटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स कितनी लगानी पड़ी आपको इसको मूव कराने के लिए, 30 न्यूटन की। अच्छा, यहां पे कहते हैं कि द एंगल बिटवीन द बॉडी एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ, तो एंगल भी बन रहा है, यानी फोर्स ऐसे लग रही होगी और डिस्प्लेसमेंट ऐसे तय हो रहा होगा, तो ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल भी आपने लिख लेना है। ये एंगल बन रहा है हमारे पास, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है आपके पास जो कि है 60 का, 60 का। अच्छा, तो ये आपने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो फाइंड क्या करना है, हमने ये लिख लेना है, टू फाइंड सबसे कहा था पहले कि वर्क फाइंड कर लीजिएगा आप, तो हम जो है वर्क फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं आपके लिए, तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो जब भी एंगल दिया हुआ ना आपको तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाइएगा। एफ डी तो आपको पता है फॉर्मूला है वर्क का, लेकिन कॉस भी आएगा क्योंकि एंगल दिया हुआ है, और जब भी एंगल आएगा और एंगल 0 से ज्यादा हो, मैं यहाँ पे फिर रिपीट करता हूं कि जब भी एंगल आएगा और एंगल 0 से ज्यादा होगा तो वर्क मैक्सिमम नहीं आएगा, ठीक है। चलें, फोर्स आपको कितनी दी हुई है, 30 न्यूटन की। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है 20 न्यूटन का, और कॉस लिख देते हैं, और कॉस थीटा आपको दिया हुआ है 60 न्यूटन का, ठीक है। तो बकिया जो है यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होगा कि हमने जो है बस अब मल्टीप्लिकेशन करनी है यहाँ पर, तो मैंने जो है वो 30 को मल्टीप्लाई कराया 20 से, तो जब मैंने 30 को मल्टीप्लाई कराया 20 से तो देख लेते हैं कितना आता है, 30 मल्टीप्लाई बाय 20, तो द आंसर इज 600 जो है मेरे पास आंसर आ रहा है। अच्छा, अब मैंने जब कॉस्ट 60 निकाला, ये तो कैलकुलेटर से ही निकलेगा, तो कॉस्ट 60 की वैल्यू वैसे जो है आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं कि ये 0.5 के बराबर होती है, या अगर जो है वो उसमें लिखना चाहें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो 1/2 के बराबर होती है, तो ये 0.5 आपके पास आ गया, ये जो आ गया आपके पास कॉस्ट आ गया कॉस्ट 60। तो अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कराया तो 300 आपके पास जो है वो वर्क आ गया, 300 जाउल का जो है आपके पास वो वर्क इन्होंने दे दिया है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा इसमें नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। चलें, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव कर जाते हैं, जो और से करते हैं।
तो अब जो है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 है, ठीक है। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं सबसे पहले। तो गिवन डेटा में हमें सबसे पहली चीज जो इन्होंने दी हुई है वो कहते हैं कि हाउ मच वर्क इज डन, तो कितना जो है वो वर्क हुआ, तो वर्क पता करना है हमने, ठीक है। और वर्क मुझे आपको पता है कि मैं टू फाइंड में लिखता हूँ जो भी चीज फाइंड करनी होती है। अच्छा, इफ अ क्रेट, क्रेट आपने देखा होगा कोई भी चीज रखने के लिए जो होल होता है, यानी जो बक्सा टाइप बनाते हैं हम, जैसे कि बोतलों का क्रेट अलग आता है, सब्जियों का क्रेट अलग आता है, तो वो क्रेट की बात हो रही है। तो उस क्रेट को जो है वो मूव किया जाता है। इफ अ क्रेट इज मूव एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो उस क्रेट को कितना मूव किया जाता है, धक्का देकर उसको जो है वो फोर्स लगाकर मूव किया जाता है 50 मीटर तक, 50 मीटर। अच्छा, व्हेन अ फोर्स ऑफ, और फोर्स कितनी लगती है उसके ऊपर, फोर्स लगती है हमारे पास 30 न्यूटन की। कहते हैं कि इज अप्लाइड अलोंग द सरफेस, तो उसके जो है वो सरफेस पे लगती है। तो यहां पर आपको पहले ही इन्होंने कह दिया था टू फाइंड कर दीजिएगा आपके पास वर्क कितना आ रहा है, ठीक है। तो वही सॉल्यूशन लगाते हैं। अच्छा, अब यहां पर आप देखें कि आपको तो थीटा नहीं दिया हुआ ना, तो थीटा नहीं दिया हुआ तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं, एफ डी, ठीक है। और जब आपको थीटा दिया हुआ तो कॉस थीटा लगा दीजिए इसके आगे। तो मैंने आपको पहले भी बात बताई थी ड्यूरिंग द लेक्चर जब मैंने इसका टॉपिक कराया था कि तो जब भी यहाँ पर कॉस दिया हुआ होगा ना, इसका मतलब ये होगा कि वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल बन रहा है। और जब भी थीटा नहीं दिया हुआ होगा तो इसका मतलब कोई एंगल नहीं बन रहा, जिस डायरेक्शन में फोर्स है इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी तय हो रहा है, ठीक है। ऐसा हिसाब किताब होगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो अपना 30 लिखना है जो कि न्यूटन फोर्स है हमारे पास, और 50 जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अब इन दोनों को जो है हमने बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, तो इससे फिर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं 30 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1500 जाउल, या जूल कह लीजिए, 1500 जूल, ठीक है। तो जब भी न्यूमेरिकल करें ना तो सैंपल नहीं लिखिएगा, सैंपल लिखिएगा, पूरा जो है वो स्पेलिंग नहीं लिखिएगा यूनिट की। अब जो है वो सेकंड क्वेश्चन है, उसे मूव करते हैं। तो आपके पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें कहा जाता है कि इफ द व्हाट इज द वर्क डन बाय उस्मान, ठीक है, उस्मान ने कितना वर्क किया, तो टू फाइंड में लिखेंगे कि वर्क कितना आया, ठीक है। यहाँ गिवन डेटा लिखते हैं सबसे पहले। इससे पता क्या होता है कि हम जो है वो अलग अलग कर लेते हैं कि हमें पता क्या करना था, टू फाइंड क्या है, हम आसानी से देख पाते हैं। अब मैं यहीं पर आपके साथ लिख दूंगा ना, यहीं पर आपके पास तमाम चीजें लिख दूं कि डब्ल्यू फाइंड करना है, ये दिया हुआ है, तो फिर क्या होता है वो कभी कभार ना मुश्किल हो जाती है समझने में। तो इस तरह से करके लिखते हैं ना, बिल्कुल पैटर्न वाइज, हर पैटर्न को एक ही पैटर्न को बार बार फॉलो करते हैं, तो अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल हो जाते हैं। तो आपने पता करना है कि उस्मान ने वर्क कितना किया। इफ द बार ऑफ वेट, तो बार का जो वेट है, यानी एक बार है, बार कोई भी चीज, किसी भी चीज की बार हो सकती है, लोहे की बार, लकड़ी की बार, ठीक है। तो उसका जो वेट है वो आपको दिया हुआ है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है कि वेट भी आपको पता है फोर्स होती है, ठीक है। तो वो जो वर्क का फॉर्मूला है वहां पर आप एफ की जगह डब्ल्यू लिख सकते हैं, तो वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। इज ब्रोथ बाय हिम, तो यानी वो जो है फोर्स लगाता है और उसको हिलाता है, किसको, जो बार है, तो ए से बी पर लेके जाता है वो हिलाकर। अब ए से बी पर लेकर गया, कितना लेकर गया ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ए लिख देता हूं, हमें नहीं पता। अच्छा, और साथ ही साथ वो फिर क्या करता है, देन ब्रोड बैक टू बी, देन ब्रोड बैक टू ए। पहले उसने क्या किया, यहाँ पे लिखता हूं मैं, उसने पहले ए से लेकर बी पे लेके गया, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन में क्या करता है, दूसरी कंडीशन में कहते हैं कि वो जो है वो दोबारा बी से ए पर आ जाता है, दोबारा बी से ए पर आ जाता है। तो आपने बताना है वर्क कितना हुआ, ठीक है। ऐसे ही लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी बात। तो आपने बताना है, ये डब्ल्यू मैंने जो है वो वेट लिखा है, वर्क नहीं लिखा है, ठीक है। तो आपने बताना है वर्क कितना हुआ। तो चले आए इधर फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्यूशन और फिर फॉर्मूला, W इज इक्वल टू एफ डी, ठीक है। तो F मैंने आपको बताया फोर्स होती है और वेट भी फोर्स है, तो आप क्या कर सकते हैं, F की जगह W पुट कर सकते हैं। ये जो है वो वर्क के लिए है, ये जो है वो वेट के लिए है, ठीक है। और ये D। अच्छा, मेरा आपसे यहाँ सवाल है, मैंने आपको ये न्यूमेरिकल जब ये मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने ये बात आपको बताई थी कि आप जो है वो A पर है और B पर आपने जाना है। तो A से B आप गए तो आपने कुछ डिस्टेंस तय किया, लेकिन आप दोबारा B से A आ गए
तो आपने कितना डिस्टेंस तय किया। आप ऐसे तो नहीं करेंगे कि ए वाले डिस्टेंस को दूसरे वाले डिस्टेंस में ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, ऐसा तो नहीं है। मैं बोलूँ आप तुम जो है ना, यानी मैं आपको बोलूँ एक स्टूडेंट है, मैं उसको बोलूँ कि तुम जो है ना डेस्क ए से उठ के बी पे बैठ जाओ जाके। वो पहले जो स्टूडेंट है वो ए से उठ के डेस्क ए से उठ के बी पे चला गया, लेकिन दोबारा ए पे आके बैठ गया, तो मैं उसे फिर बोलूंगा भाई ए पे उठ के बी पे चले जाओ। तो यानी कि उसने तो डिस्प्लेसमेंट तय ही नहीं किया, वो यहाँ पे खड़ा हुआ था, यहाँ पर था ए पर, ए से बी गया, दोबारा ए पर आ गया, तो रुकना तो बी पे जाके था ना, बी पे पहुंचना था। तो देखें जब कोई डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं हुआ, जहां से चले थे वहीं आके रुक गए दोबारा, तो यानी हमने डिस्प्लेसमेंट कोई भी कुछ भी तय नहीं किया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो गया, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारे पास, यहाँ लिख लीजिए, चलें यहीं लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। कैसे कि आप ए से बी गए, आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करा, फिर बी से दोबारा ए आ गए, तो ए से बी को माइनस कर दिया, तो ए से बी के दरमियान तो सेम डिस्टेंस है ना, तो दोनों एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट बच जाएगा, क्योंकि जहां से चले थे वहीं आके रुक गए, तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। तो इस कंडीशन में वर्क आपके पास जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, वेट हमारे पास आ गया 100 न्यूटन का, और जीरो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो उस्मान ने किया जीरो वर्क। क्यों जीरो वर्क किया, कि मैंने उसे बोला था ए से बी पे जाओ, वो गया तो बी पर, लेकिन दोबारा आकर ए पे बैठ गया, तो मैंने बोला भाई वापस बी पे जाओ, तो फिर वो दोबारा बी पे जाएगा। ठीक है, तो अगर जहां से चले हैं वहीं आके दोबारा रुक जाएंगे, तो इसका मतलब है आपने कोई वर्क नहीं किया है। ठीक है, ये थोड़ा सा था कॉन्सेप्ट, मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, यहाँ पे इसको रिकॉल कर दिया है। अच्छा, अब जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को जो है आपने डिफाइन करना है। लेकिन डिफाइन जब भी बोलेगा ना, तो आपने क्या करना है, सिर्फ डेफिनेशन को बता देना है। चलें इस तरह लिखते हैं इसको, ये है 5A। ठीक है, इसमें पार्ट्स बना दिए गए हैं हमारे पास, तो हमें पार्ट्स बताने होंगे। तो हमें कहते हैं कि आपने काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करना है। उसमें बी में कहा जा रहा है फिर ड्राइव द इक्वेशन। तो पहले काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद जो है वो इक्वेशन भी बता देंगे। ठीक है, चलें काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की जो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज मोशन करती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ये भी मैंने आपको समझा दिया था। काइनेटिक एनर्जी लिखकर एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, डिटेल में लेक्चर मिल जाएगा। ऐसा यूनिट जाउल है और ये जूल है, और हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है वो हाफ mv² है। अभी न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया था, तो उसमें मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब हमने जो है वो डेरिवेशन भी बतानी है। तो डेरिवेशन आपको बोर्ड पे लिखी हुई नजर आ रही होगी। ठीक है, यहाँ में डेरिवेशन बोला है, उन्होंने कहा कि इसकी जो है वो डेरिवेशन भी बताएं। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, ये इजाफी काम था टीचर के लिए। क्यों, क्योंकि बुक में ये डेरिवेशन नहीं दी हुई है, बुक में हमने इसकी डेरिवेशन नहीं पढ़ी, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन यहाँ इसको दिया हुआ है, तो कोई मसला नहीं है, हमें पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी डेरिवेशन कैसे होगी। आपने क्या करना है, आपने जो है वो सपोज करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्क का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इसको निकालने के लिए, जब भी यूनिट सेम है वर्क का और एनर्जी का। ड्यू टू फोर्स द वेलोसिटी चेंज टू v एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज ए रिलेशन बिटवीन। देखें यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल हुई है, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल हुई है। कौन सी वाली, यहाँ पे मैंने लिखवाया था vf² इज इक्वल टू vi² प्लस 2as। ठीक है, vf की जगह इन्होंने क्या लिख दिया है, vf की जगह इन्होंने लिख दिया है v, आपको कंफ्यूज नहीं होना। vi की जगह इन्होंने लिख दिया है u। ठीक है, और स्क्वायर तो एज इट इज आ गया। ठीक है, और इस फॉर्मूले को सेट करा दिया गया है। कैसे कि ये vf की जगह क्या लिखा है, v लिखा है ना, तो मैं vf की जगह लिख देता हूँ v²। अच्छा, vi की जगह क्या लिखा है, u लिखा है ना, तो मैं u लिख देता हूँ, और प्लस 2as। अच्छा, और इसको उधर ले गए, तो ये हो गया हमारे पास v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ये vf क्या है, ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ये फॉर्मूला है। अब इसको जो है वो s के लिए सेट करा दिया, और आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है ma, तो f और s जो निकाला है आपने वर्क के अंदर डाल लिया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, यानी s और f की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। ठीक है, a से a कट रहा था, तो a से a काट दिया आपने। अच्छा, तो ये याद रखिए कि जब भी कोई बॉडी स्टार्ट लेती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो जब भी यहाँ पर u 0 डाल दिया गया है, तो आपके पास फिर फॉर्मूला आ गया है
हमारे पास जो फॉर्मूला था वो आ गया है किसका, हमारे पास फॉर्मूला आ गया है काइनेटिक एनर्जी का, जो कि लिखा हुआ है, देखिए डब्ल्यू ई के बराबर होता है, तो इसलिए डब्ल्यू की जगह ई लिख दिया, क्योंकि यूनिट भी सेम है, आप उतना ही काम करेंगे जितनी आपके पास एनर्जी होगी, तो इसीलिए ई लिख दिया, तो हाफ एम वी स्क्वायर आपके पास डेरिवेशन आ गई। ठीक है, तो ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकती थी, मैंने ये समझा दिया, बाकी उम्मीद करता हूँ कोई भी चीज आपको कंफ्यूज नहीं करेगी, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम है, तो फॉर्मूला है ना हमारे पास फोर्स का, फिर ए और एस को हम बहुत जगह पर एक फॉर्मूले में दूसरे को पुट करते आए हैं, तो एस और ए को हमने वर्क के फॉर्मूले में पुट कर कर जो कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे दोनों सवालात पहले, बल्कि दोनों मैंने सवालात कर लिए, 5A और B दोनों कर लिया। अब जो करना है वो 6 करना है, और उसके बाद फिर 7 का भी A B करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको अब यहाँ पर ये कहते हैं कि आपने जो है वो एक न्यूमेरिकल करना है, और उस न्यूमेरिकल की कंडीशन आपको दी हुई है, तो मैं पहले न्यूमेरिकल का नंबर डाल देता हूँ, इधर 6 है न्यूमेरिकल नंबर। ठीक है, गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा है आपके पास, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक है, ये आपने पता लगाना है। मास जो है आपके पास बॉडी का, यानी जो भी बॉडी है उसका मास है आपके पास 50 kg, 50 किलो। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल जो है वो इंसान का मास होता है, बल्कि नॉर्मल इंसान का तो ज़्यादा ही होता है, ये तो कमज़ोर इंसान का होगा 50 kg। ये समझ लीजिए एक बच्चे का मास होता है इतना, एक 16 या 15 साल के बच्चे का इतना मास होता है, वेट होता है, मास। ठीक है, ड्राइविंग अ बाइक विथ वेलोसिटी, और वो जो है बाइक चला रहा है। ठीक है, बाइक चला रहा है, वेलोसिटी जो है उसकी आपके पास है 2 मीटर पर सेकेंड, इस तरह लिख लीजिए, या आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एक एक चीज को वाजे कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी भी चीज में, और आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारा हो गया है। अब हमने पता क्या करना था, टू फाइंड करने के लिए हमें क्या कहा गया था, इन्होंने कहा था कि आप काइनेटिक एनर्जी, तो पूरा तो नहीं लिखेंगे हम हर जगह काइनेटिक एनर्जी, के से काइनेटिक, ई से एनर्जी। ठीक है, आप अच्छी तरीके से इसको समझते हैं। अच्छा, तो ये आपके पास आ गया है, सोल्यूशन लिखते हैं। फॉर्मूला मैंने पीछे भी दिखा दिया था आपको, यहाँ भी लिख देता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, चलें, तो वेलोसिटी आपको पता है, मास आपको पता है, जो है वो पुट कर कर आंसर निकाल लेते हैं। यहीं पुट कर देता हूँ मैं, तो ये हो गया मेरे पास हाफ, और m की वैल्यू है मेरे पास 50, वेलोसिटी की वैल्यू है मेरे पास 2 का स्क्वायर। चलें, इस तरह हमारा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। नहीं तो इसको 2 कर लेते हैं, ये 2 है। ठीक है, 5 नहीं है, ये हमारे पास 2 हो गया, और 50 तो हमारे पास 50 रहेगा। अच्छा, 2 पर स्क्वायर है तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जो है वो सिंपल 2 को मल्टीप्लाई करा देना है, 4 को मल्टीप्लाई करा देना 50 से, तो मेरे पास आ जाएगा 200। ठीक है, जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास यही आ जाएगा, और उसके बाद फिर मैंने जो है इसे डिवाइड करा देना होगा। ठीक है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया, 200 और 2 से डिवाइड, तो ये जो है वो इसे काट लीजिए, तो 2 के टेबल में 2 आता है 1 पर, और ऊपर भी 2 के टेबल में 2 1 पर आता है, तो ये आ गया आपके पास 100 जाउल। ठीक है, ये आपका तो इसका आंसर आ गया। आई होप आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं हुई होगी कुछ समझने में, बिल्कुल सिंपल चीज थी। ठीक है, तो अब जो है हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो अब हमने अपना क्वेश्चन नंबर 7 करना है, और उसमें पार्ट्स दिए हुए, तो इसकी डेरिवेशन भी करा देता हूँ, और इसका जो है वो डेफिनेशन भी बता देता हूँ। तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7A, सबसे पहले 7A, उसके बाद 7B करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो पोटेंशियल एनर्जी में लिखा हुआ है द एनर्जी दैट अ बॉडी पजेस बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन, शेप और स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम। तो वो एनर्जी जो कि हाइट की वजह से आए या शेप और स्टेट की वजह से आए। अब शेप और स्टेट ये मैंने आपको उधर समझा दिया था, बिल्कुल डिटेल में जाना पड़ेगा अगर यहाँ मैंने शेप और स्टेट को एक्सप्लेन किया। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखकर एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, वीडियो मिल जाएगी और इसके न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। आप हाइट पर हैं, हाइट पर कैसे जाएंगे, आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड आपको वर्क करना पड़ेगा। तो जब आप वर्क करेंगे तो एक हाइट पर चले जाएंगे और आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी।
ठीक है, तो इसका जो आपके पास यूनिट होता है वो भी जूल होता है, लिख लीजिएगा, द ऐसा यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल। और आपको इसका जो है वो पता है कि फॉर्मूला होता है, ये लिख लीजिए mgh। शायद हमने न्यूमेरिकल किया था तो वहां पर एमसीक्यूज किया था तो वहां पर ये इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है ना किस तरह आया ये आपको ड्राइव करके बताना है। कहा जा रहा है कि ड्राइव द इक्वेशन ऑफ पीई, पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी की आपने क्या करनी है, पोटेंशियल एनर्जी को आपने ड्राइव करके बताना है। ठीक है, तो अब इसकी डेरिवेशन को करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, चले मैं इसको पढ़ता भी जाता हूँ और एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है वो 7b कर देता हूँ, ये हमारा 7b क्वेश्चन है। ठीक है, चलें आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे मैंने जैसे कि आपको कहा था कि सबसे पहले आपने क्या करना है, डेरिवेशन तो देनी है, डेरिवेशन के साथ साथ जो है वो डेफिनेशन भी देनी है दोबारा। ठीक है, तो डेफिनेशन वही है जो कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताई, मैथमेटिकल फॉर्म भी यहाँ लिख दी है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये जो mgh का फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, इसमें जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है इसे। तो कहीं आपको लिख के दे दिया जाए ना कि डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो आपने ये नहीं करना कि सर ने शायद पढ़ाया नहीं था तो ये कुछ और आ गया, हमें तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का आता है। तो यही फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। शॉर्ट में हम पोटेंशियल एनर्जी कहते रहते हैं, लेकिन ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहाँ लिखा हुआ है कि टू ड्राइव द expression for gravitational potential energy, let us consider an object of mass m which is raised up through height from the ground. Figure the work done in lifting it is to height. It to height is stored in it as its gravitational potential energy. तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको अगर gravitational potential energy पता करनी है तो आपने एक मास को सपोज करना पड़ेगा और उसे जो है वो हाइट पर ले जाना पड़ेगा, एक हाइट पर, और जब आप एक हाइट पर ले जाएंगे तो आपको पता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो बाकी जो डेरिवेशन है वो नीचे लिखी हुई है, वही वर्क का फॉर्मूला लगाना है। एफ जो है वो डब्ल्यू से रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि फोर्स जो है वो वेट बन जाएगा। यहाँ पर जो फोर्स होगी वो जो है वो वेट हो जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगी। ठीक है, और फिर डी जो है वो एच से रिप्लेस कर दिया जाएगा, और फिर एफ की जगह पर जो है वो एम जी, आपको पता है डब्ल्यू जो है वो mgh के बराबर होता है डब्ल्यू, तो वो वेट की जगह mgh पुट कर देंगे, फिर दोनों को मिला देंगे तो w इज इक्वल टू mgh आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था छोटा सा सवाल, इसका आपको मिल गया जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, LED। ठीक है, LED स्क्रीन आपने देखी होगी, बड़ी बड़ी जगहों पे लगी हुई होती है, तो जैसे ही अगर उसमें नट बोल्ट या लूज हो जाए तो वो ज़मीन पे आके गिर जाती है। क्यों? हमने तो कोई वर्क नहीं कराया फिर भी ज़मीन पे आके गिर गई। आप बोलेंगे ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो है वो उस वक्त ऊपर हाइट पे थी ना वो, तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कह लीजिए वो स्टोर थी, तो जैसे ही उसे मौका मिला वो मूव कर गई। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, सबसे पहले करेंगे 8A, उसके बाद मैं आपको करा दूंगा 8B। ठीक है, तमाम क्वेश्चन करा दूंगा इंशाल्लाह आज की वीडियो में। गिवन डेटा। ठीक है, कहा जाता है कि इफ एलईडी स्क्रीन ऑफ मास, एक एलईडी स्क्रीन है जिसका मास है 10 kg, मास कितना दे दिया आपको 10 kg, 10 किलो। ठीक है, उर्दू में कहें तो इस लिफ्ट अप, उसे उठाया जाता है ऊपर, एंड कीप्ड इट ऑन अ कबर्ड, ये कबर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, कबर्ड यानी आपने देखा होगा ना अलमारी टाइप का होता है छोटा छोटा कबर्ड, तो उस पर रख दिया गया है, और कितनी हाइट पर रखा गया 2 मीटर। बहुत से लोग होते हैं कि जो कि एलईडी स्क्रीन को जो है वो क्या करते हैं कि दीवार पे लगवाने के बजाय किसी चीज के ऊपर रख देते हैं। तो किन चीजों के ऊपर रखते हैं? ऐसी कबर्ड के ऊपर, अलमारियों के ऊपर, मेज के ऊपर रख देते हैं वो। ठीक है, उनको वो पसंद होता है, टीवी वाला लुक आता है इस तरह से। अच्छा, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द एलईडी स्क्रीन, तो आपने पता करना है कि जब 2 मीटर ऊपर आप उसको लेके गए हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये मैंने जो है वो ग्रेविटी की वैल्यू ली है, 9.8 भी ले सकते हैं, 90 नहीं लिया मैंने, 10 लिया, 1 है। ठीक है, आप चाहे तो 9.8 भी ले लीजिएगा अगर कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो पीई पोटेंशियल एनर्जी ये है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही। ठीक है, तो पीई लिख दिया मैंने, फॉर्मूला है mgh। तो तमाम चीज़ें आपके पास हैं, आपके पास mb है, gb है, hb है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। लेकिन जब भी फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करा करें ना, तो सबसे पहले डायरेक्ट पुट ना करा करें, देख लिया करें कि आपके पास m हैगा गिवन डेटा में, जी बिल्कुल हैगा, g हैगा बिल्कुल हैगा, h हैगा तो भी पुट कर दीजिए।
कभी कभार बच्चे को आता तो है न्यूमेरिकल, लेकिन वो क्या करता है कि गिवन डेटा देखे बगैर वैल्यू पुट कर देता है और एक दो चीजें मिस होती हैं तो वो निकालनी होती हैं पहले से, तो फिर वो वहाँ कंफ्यूज हो जाता है, फिर आंसर गलत आ जाता है। तो इस तरह से करेंगे ना तो आंसर गलत नहीं आएगा आपका। तो एम आपके पास था कितना, एम आपके पास था 10 और जी आपके पास वो भी 10 था ग्रेविटी, और एच आपके पास था 2। ठीक है, दोनों ही आपके पास ये आ गया। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आपको पता है 100 हो जाएगा, और 100 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास जो है वो 200 हो जाएगा, और यूनिट आ जाएगा हमारे पास जॉल। ठीक है, बस इतना सा इसका जो है वो आंसर था हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास 200 हो गया है। अब 8b करते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं। तो 8b है, ठीक है 8b। 8b में कहा जाता है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कहा है, लेकिन मुराद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही है। ठीक है, तो गिवन डेटा इधर कहते हैं कि आपके पास 3 kg वाटर है, यानी वाटर का मास दे दिया गया है 3 kg। ठीक है, 3 किलो। चलिए इसको बेहतर करके बना देता हूँ। 3 kg रेस टू अ टैंक। अच्छा देखिए, आपने छतों पे टैंक बना हुआ देखा होगा, यानी छतों पे टंकियां बनी हुई देखी होती हैं, उसे टैंक कह रहे हैं। एट द रूफ ऑफ अ होम, रूफ यानी छत पर। अच्छा, कितने ऊपर लेके गए, 4 मीटर, यानी 4 मीटर ऊपर लेके गए जमीन से, तो हाइट हो गई हमारे पास 4 मीटर। अच्छा, अब जी की वैल्यू आपको दे दी है, यहाँ पे 10 रख लीजिएगा आप। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करनी है। ठीक है, सोल्यूशन लिख देते हैं। तो एम जी एच हमारे पास ये आ गया। तो हमने क्या करा, एम क्या है हमारे पास 3, और जी क्या है हमारे पास 10, और एच क्या है हमारे पास 4। ठीक है, ये हमारे पास 4 है, तो इधर 4 लिख देते हैं। तो इन सबको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। चलें इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हमारे पास हो गया 30। ठीक है, और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 120 जूल। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई जो है वो मुश्किल आपको नहीं हुई होगी। तो चलें आप अपना जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब जो है हमारा क्वेश्चन है 10A, सॉरी 9 है हमारा, 9A। ठीक है, 9A जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें कहते हैं कि वाई फॉसल फ्यूल एनर्जी इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स। यानी फॉसल फ्यूल को जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्यों कहा जाता है एनर्जी का, यानी इससे एक बार एनर्जी हासिल करके हम बार बार क्यों नहीं कर सकते, और ये सोर्स जो है वो एनर्जी का खत्म क्यों हो रहा है। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्यों है, ये आपने जो है इसका बताना है। तो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल यही होगा हमारे पास कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर लिमिटेड एंड विल फिनिश वंस यूज। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो ये पूरा आएगा। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा पढ़ के बता दिया और बाकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये इसे नॉन रिन्यूएबल सोर्स इसलिए कहा जाता है कि आप इसे एक बार जब इस्तेमाल कर लेना तो ये खत्म हो जाता है, और हल्के हल्के करके खत्म होता रहता है। जैसे कि आपके पास एक टंकी है, उसमें पानी है, अब पानी आना बंद हो गया है, 1 महीने तक आपके पास कोई पानी नहीं आएगा, जो टंकी में पानी है बस वही आपके पास है। तो आप हल्का हल्का यूज करते रहेंगे, पानी खत्म होता रहेगा, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि 5 दिन में आपने पूरा टंकी का पानी इस्तेमाल कर दिया, अब 25 दिन तक आपके पास कोई पानी नहीं होगा। तो इसी तरह से ये भी है कि पेट्रोल और जो दूसरी चीजें हैं जमीन में जो मौजूद है, जो अल्लाह ताला ने रखी हैं, वो खत्म होती जा रही हैं, वो लिमिटेड है। ठीक है, तो वो उनको बनने में कई हजारों साल लगते हैं, उन चीजों को बनने में कई हजारों साल लगते हैं। तो हम निकाल के उसे यूज करते जा रहे हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो चीजें खत्म हो जाएंगी, और अगर हमें दोबारा ये चीजें चाहिए होंगी तो कई हजारों साल तक इंतजार करना पड़ेगा दोबारा इन चीजों का। तो इसीलिए वो सोर्सेज जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। तो जिसमें हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस में जो है, या सोर्स में जो है हमारे पास पेट्रोल, कोल, नेचुरल गैस, ऑयल और मुख्तलिफ चीज़ें जैसे लकड़ियाँ भी जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स में आती है। अगर आप दरख्त काटते रहेंगे, लकड़ियाँ हासिल करते रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सिर्फ आपके पास जो है वो लकड़ी से चलने वाली चीज़ें बच जाएंगी, लेकिन लकड़ियाँ नहीं बचेंगी, क्योंकि आपके पास होगा नहीं उन्हें जलाने के लिए। तो इसीलिए दरख्त को काटने पर पाबंदी लगाई जाती है कि ये खत्म होते जा रहे हैं दुनिया से, क्योंकि
दरख्त जब आप जलाते हैं तो आपको हीट एनर्जी मिलती है, आपको फायदा होता है। ठीक है, चलें तो ये आपके पास हो गया बी, ए हो गया। बी करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन 9B है उसमें कहा जा रहा है कि डिफाइन सोलर एनर्जी एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान। तो सोलर एनर्जी को डिफाइन करना है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान में, उसे डिफाइन करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसका जो जवाब है, द एनर्जी रेडिएट फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर एनर्जी। इट इज द मोस्ट अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी थ्रू आउट पाकिस्तान। इसी तरह से ये पूरा जो है हमने ऐसे ही उतारना है कि ये जो है वो सन से मिलती है हमें सोलर एनर्जी, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और पाकिस्तान में इसके बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं। यानी पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है, और अगर हम चाहें तो इससे बिजली बना सकते हैं और काफ़ी फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। और सोलर पैनल जो है वो इस्तेमाल होते हैं सोलर पे एनर्जी बनाने के लिए, और सोलर सेल भी इस्तेमाल होते हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो ये जो है इसका सिंपल जवाब था हमारे पास। अब जो है हमने क्या करना है, राइट अ नोट टाइडल एनर्जी, यानी टाइडल एनर्जी पे आपने नोट लिखना है, एंड जियोथर्मल एनर्जी। तो दो सवालों को एक ही जगह मिला के दे दिया है, एक तो टाइडल एनर्जी पे नोट लिखना है और एक जियोथर्मल एनर्जी पे नोट लिखना है। तो टाइडल एनर्जी पे जो नोट है वो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इट इज द, पहले मैं यहाँ पे सवाल का नंबर भी चेंज कर देता हूँ, अभी तक मैंने किया नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। ठीक है, 10। तो टाइडल एनर्जी लिखा हुआ है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर दैट कन्वर्ट द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम टाइड्स इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ पावर। तो टाइड से जो हमें एनर्जी मिलती है, यानी जो लहरें चलती हैं उसको जो है हम इस्तेमाल करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब ये स्टूडेंट होता कैसे है थोड़ा सा बता देता हूँ कि समंदर में लहरें तो चलती रहती हैं, आपको पता है। तो उन्हीं लहरों के दरमियान जो है हम क्या करते हैं, हम जो है वो बड़े बड़े टरबाइन लगा देते हैं। तो वो टरबाइन जो है वो मूव करते हैं और जनरेटर चलता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। तो जनरेटर का आपको पता है क्या काम है, मैकेनिकल एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसी तरह से जो है वो टाइड्स हमारे पास समंदरों में आती है, लेकिन पाकिस्तान में जो है आपको इसका यूज देखने के लिए बहुत कम मिलेगा। यानी पाकिस्तान में आपको ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि समंदरों के दरमियान ऐसे बड़े बड़े प्लांट लगाकर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट कर रहे हो। और ये जो सोर्स होता है ना टाइडल, ये ड्यूनेबल होता है। तो आपने ये पूरा नोट लिख लेना है। ठीक है, अभी इसी तरह से जियोथर्मल एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी इज स्टोर इन द अर्थ एज इट्स नेचुरल हीट डीप इन द अर्थ। तो आपको पता है कि जियोथर्मल एनर्जी क्या है, कि जो अर्थ के अंदर से हमें एनर्जी मिलती है, यानी जो लावा होता है उससे जो हमें एनर्जी मिलती है जियोथर्मल होती है। अब वो मिलती कैसे, देखें लावा होता है हमारे पास बहुत गर्म, और जैसे ही उसके ऊपर पानी लगता है तो बहुत ही ज्यादा भाप बनती है और स्टीम बनती है। तो उस स्टीम का जो है हम इस्तेमाल करते हैं, और उस स्टीम के इस्तेमाल से हम क्या कर लेते हैं, हम जो है वो भाप बनाते हैं। और वो भाप जो है वो, यानी स्टीम पे हमने पानी मारा, यानी लावा पे मैग्मा पे हमने पानी मारा, स्टीम मिल गई हमें। तो उस स्टीम से टरबाइन घुमाए जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लावा गर्म होता है तो बहुत ही ज्यादा स्टीम मिलती है। तो फिर वो जनरेटर मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो इसी तरह से ये पूरा आप लिख लीजिएगा, यही बात इसमें लिखी हुई है। तो आप जो है ना वो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी लिखिएगा। ये तमाम टॉपिक मैंने वहां पर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, तो वहां पर आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी क्या होती है ये भी आपने इसमें बताना है, एक तरह से इसमें भी नोट ही लिखना है। ठीक है, तो विंड एनर्जी को देख लेते हैं कि विंड एनर्जी क्या है। तो विंड एनर्जी, द एनर्जी ऑब्टेन बाय द विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। इट इज जनरेटेड बाय विंड मिल्स। तो ये जो है ना विंड एनर्जी क्या होती है, देखिए हवा जो चलती है ना इसे विंड कहा जाता है, यानी ये एनर्जी है ये भी। अब हवा से भी आप एनर्जी बना सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। कैसे, कि बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाएं। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े प्लेटों वाले पंखे लगा दिए जाएं, और इन्हें जो है ना वो ऊंचाई पे लगा दिया जाए। तो जब हवा चलेगी ना तो ये पंखे घूमेंगे, और इन पंखों के घूमने की वजह से क्या होगा, आपके पास नीचे जो जनरेटर लगाया हुआ होगा अपने टरबाइन घूमेगा और जनरेटर चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी आपको पैदा करके देगा। ठीक है, तो ये बड़ा यूजफुल चीज है हमारे लिए। अच्छा, अगला जो है वो कहा जा रहा है कि राइट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ विंड एनर्जी। अब आपने विंड एनर्जी तो बता दी, लेकिन आपने क्या करना है, आपने साथ ही साथ इसके शायद मेरे ख्याल से पार्ट थे हमारे पास जी, इसके जो है वो पार्ट थे, पहला ए कर लिया, अब बी कर लेते हैं। ठीक है, बी कर लेते हैं 11B। तो विंड एनर्जी की क्या है हमारे पास एप्लीकेशन, इस्तेमाल क्या क्या है ये बताना है। देखें बहुत सी चीज़ों के इस्तेमाल होते हैं अलग अलग, अब हमें वो पता होनी चाहिए कि क्या इस्तेमाल है। तो सबसे पहला इस्तेमाल है, इट इज बीइंग यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलिंग शिप।
इन ओशंस। तो इन जो विंड एनर्जी है ना, इसे ओशन में इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने देखा होगा कि समंदर में पहले जो दौर था, फिल्मों में देखा होगा, पुरानी फिल्मों में या जो भी नई फिल्में आती हैं जिसमें पुराना दौर दिखाया जाता है, तो उसमें जो है वो कश्तियाँ ऐसी दिखाई जाती हैं कि उसमें कपड़ा लगा हुआ होता है। वो कपड़ा क्यों लगाया हुआ होता है? वो इसलिए लगाया होता है कि उसके ऊपर हवा लगे और कश्ती आगे बढ़े। और इसी तरह से इसे यूज किया जाता है। इट इज बीइंग यूज्ड बाय विंड मिल्स टू पंप वाटर। तो विंड मिल में से यूज किया जाता है वाटर को पंप करने के लिए, यानी ऊपर पहुंचाने के लिए। ठीक है, आगे जो है वो इट इज बीइंग यूज्ड बाय विंड मिल्स टू ग्राइंड ग्रेन, यानी मील्स में जो है वो हवा की एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है ताकि चक्की में आटा पीसा जा सके या कोई भी गेहूं कोई भी चीज पीसी जा सके। इसी तरह से इसमें एक और चौथा पॉइंट भी है, चाहे तो वो भी लिख लीजिएगा। इट इज यूज टू टर्न विंड टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो मैंने लिख के दिखाया ना, इसे बोलते हैं विंड टरबाइन। यानी ये जो है वो लगा हुआ होता है, नीचे विंड टरबाइन होती है, तो इसे मूव कराया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है ये। ठीक है, मोशन करके। तो अक्सर आपने ये देखा होगा, लेकिन अब आपको इसका यूज भी समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है, कहते हैं कि राइट द नेम ऑफ एनी वन रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज यूज एज सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो एक कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट बता दीजिए जो कि इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी के तौर पर, यानी न्यूक्लियर एनर्जी के सोर्स के तौर पर। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे पास है काफी, लेकिन आपने कोई एक बताना है। ठीक है, तमाम नहीं बताने। तो यूरेनियम भी है हमारे पास, तो यूरेनियम का ही जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया यूरेनियम। तो यूरेनियम इज द फ्यूल मोस्ट वाइडली यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। तो यूरेनियम एक फ्यूल है, यानी एक एलिमेंट है जिसे इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी के हासिल करने के लिए। अब कैसे कि इसके अंदर रिएक्शन कराए जाते हैं और फिर फिजन और फ्यूजन के रिएक्शन होते हैं, जैसे पीछे हमने पढ़ा था। और फिर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीम निकलती है, हीट निकलती है, इससे रिएक्शन के तौर पर धमाके होते हैं। फिर उसको टरबाइन में डाला जाता है, उस स्टीम को वो टरबाइन मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है हमारे लिए। ठीक है, ये लिख लीजिएगा एज इट इज आप। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब है, अच्छा एक इसमें गलती हो गई, हमने इसका नंबर डालना भूल गए। तो 12A तो कर लिया हमने, 12B कर लेते हैं हम। ठीक है, 12B कहते हैं कि राइट द नेम ऑफ एनी वन डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। एक डिवाइस लिख दीजिए जो कि सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, या जो सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती हो। तो बहुत सारी जो है वो आपके पास डिवाइस हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक बताना है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सोलर हीटर आर यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी सन रेज इनटू हीट एनर्जी टू हीट वाटर टैंक्स एंड इंडोर स्पेस। तो एक इस तरह से सिस्टम बनाया जाता है कि उसके ऊपर सनलाइट लगती है, यानी एक सोलर पैनल जैसा सिस्टम होता है। सोलर पैनल नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। सोलर पैनल तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो सोलर हीटर होता है वो, उसको सन के सामने रख दिया जाता है। तो उसके ऊपर एनर्जी पड़ती रहती है, सन की एनर्जी पड़ती रहती है और पानी गर्म हो जाता है। और अगर अंदर का कोई स्पेस गर्म करना है, यानी कोई कमरा गर्म करना है, तो उससे वो भी गर्म कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि गर्मी में नहीं होता कि छत के ऊपर धूप पड़ती है तो कमरा गर्म हो जाता है, इसी तरह से वो काम करता है। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे क्योंकि आपने ये चीज़ फील की होगी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी, कि अगर छत पे धूप पड़े तो कमरा भी गर्म हो जाता है। जब भी कहते हैं ना ऐसी छत बनाएंगे कमरा गर्म ना हो, तो वो सोलर हीटर के तौर पे काम ना करे, इसलिए कहते हैं ऐसी छत बनाने को। कहा जा रहा है राइट द नेम ऑफ एनी टू डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसी कोई डिवाइस, दो डिवाइसेस बता दीजिए जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि सोलर एनर्जी को अब्जॉर्व कर सकती हैं, यानी सोलर एनर्जी को ले सकती हैं और उसको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकती हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती हैं। तो जिसमें जो डिवाइस लिखी हुई हमारे पास वो है सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सोलर पैनल एंड सोलर सेल। तो ये जो है वो दो डिवाइसेस मैंने यहाँ लिख दी हैं आपके लिए, और ये सन की लाइट को इस्तेमाल करती है एनर्जी बनाने के लिए। अगर आप इनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन कराएंगे ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाएंगी, सिर्फ ये इसी काम आएंगी कि आपके पास सन की लाइट होनी चाहिए। ठीक है, सन की लाइट से रिएक्शन होगा, फिर एनर्जी बनेगी। अच्छा, अब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ये पढ़ा था हमने पूरा टॉपिक, तो ये आप टॉपिक लिखिएगा यूट्यूब पर और MF इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, ये पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा। उसमें डिटेल में मैंने ये तमाम चीज़ें समझा दी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कराऊंगा। ठीक है, इसके नोट्स वोट्स लिख के दे दूंगा आपको, अभी आप लोग ये लिख लीजिएगा। सबसे पहले कहा जा रहा है कि राइट अ नोट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी उन एनर्जी सोर्स पर आपने नोट लिखना है जो कि
रिन्यूएबल होते हैं, यानी जिन्हें बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो कि ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, आपके इस्तेमाल से। अच्छा, तो इसका नोट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो इसको आप लिख लीजिएगा एज इट इज़। मैं थोड़ा सा पढ़ के एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि फिर हम आगे भी पढ़ सकें, क्योंकि देखिए पूरा एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले हमें इन्होंने कहा था कि रिन्यूएबल के बारे में बताएं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बिकॉज फॉसल फ्यूल कैन रन आउट एंड आर बैड फॉर द एनवायरमेंट, इट इज important that we start switching to other energy sources like renewable energy sources। तो फॉसल फ्यूल का आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि फॉसल फ्यूल जो है वो आपके पास, या पहले इसका क्वेश्चन डाल देते हैं, 13 है ये। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको पता है कि फॉसल फ्यूल यानी जो पेट्रोल है, कोल, कोयला है, ये जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और इससे एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फैलती है हवाओं में। आपने देखा होगा न्यूज़ में कि अक्सर कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो पोल्यूटेड है हमारी एयर, यानी बहुत ज़्यादा एयर में जो है वो हमारे पोल्यूशन फैला हुआ है। वो इसी वजह से कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रियों में पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, गैसेस इस्तेमाल हो रही हैं, कोल यानी कोयला इस्तेमाल हो रहा है मुख्तलिफ जगहों पे। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हम जो है वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होता जा रहा है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि भाई अगर आप नॉन रिन्यूएबल सोर्स इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा, अगर आप रिन्यूएबल सोर्स इस्तेमाल करेंगे यानी सोलर, ठीक है, सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को और टाइडल एनर्जी को, और इसी तरह से दूसरी जो एनर्जी है जियोथर्मल एनर्जी को, इनको इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि फिर आपकी जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान कम होगा और आप जो है वो फिर दुनिया को भी पोल्यूशन से बचा लेंगे और ख़ुद को भी जो है वो साफ हवा, आबो हवा में रख सकेंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, सेहतमंद ज़िंदगी। कि जब आपकी जो है वो इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है, यानी जब इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलता है तो वो पोल्यूटेड होता है, तो क्या होता है कि फिर आप भी बीमार होने लग जाते हैं, सांस लेने में मुश्किल होने लगती है, बीमारियां होने लगती हैं, ठीक है, स्किन की बीमारियां, ठीक है, हेयर की बीमारियां, मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। तो ये सब मैंने इसमें लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। अब जो है वो नोट लिखने का कहा हुआ है 14 में, इसमें नोट लिखना है हमने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ठीक है। पहले तो रिन्यूएबल लिख लिया कि वो सोर्सेज बताने थे कि जो के ख़त्म नहीं होंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब नॉन रिन्यूएबल बताना है, तो ये एज इट इज लिख लीजिएगा। एवरी डे वी रिले ऑन एनर्जी टू प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी, हॉट वाटर एंड फ्यूल फॉर आवर कार्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम जो है वो, हमें हर दिन इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मिले, ठीक है, गर्म पानी मिले और हमें जो है वो गाड़ियों के लिए पेट्रोल मिले। तो कैसे मिलेगा, आपको ज़मीन से ऑयल निकालना पड़ेगा और ज़मीन से ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फॉसल फ्यूल, तो ये ज़्यादातर एनर्जी आपको फॉसल फ्यूल से मिलती है। कैसे कि जो आपके घर में चूल्हे में गैस आ रही है वो कहाँ से मिली, आपको ज़मीन से मिली, फॉसल फ्यूल से निकाली आपने, यानी जब फॉसल फ्यूल से वो गैस बनी तो आपने उसका निकाल के नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया। नेचुरल गैस भी ख़त्म होती जा रही है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि चूल्हा तो होगा पर गैस नहीं होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है पाकिस्तान में या और मुल्कों में, ज़्यादातर छोटे मुल्कों में, वहाँ पर कोयले से बन रही है, पेट्रोल से बन रही है, डीजल से बन रही है, जनरेटर चला चला के बनाई जा रही है, ठीक है। अच्छा, और गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल चाहिए, ठीक है, गैस से तो चलेगी नहीं, और गैस से भी चले तो नेचुरल गैस होगी वो भी। तो ये सोर्सेस होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं हम सब मिलकर, तो ये ख़त्म होते जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएंगे या इतनी हद तक पहुँच जाएंगे कि 1 लीटर पेट्रोल सोने के रेट पे मिलेगा, ठीक है। ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब ये ख़त्म होने के बिल्कुल एंड पर होंगे, लेकिन अभी तो ये थोड़े बहुत हैं। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि इससे हमें बचना है और जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाना है, यानी हवा से, सोलर से एनर्जी बनानी है। तो ये ख़त्म होते जा रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है तमाम, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये नोट लिखा हुआ है। अब मैं पूरा पढ़ूंगा, एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ये 3-4 घंटे की हो जाएगी। तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया था ये टॉपिक आप देख लीजिए अगर चाहें तो, ठीक है, तो ये आप अपलोड कर लीजिएगा। चलें, अब जो है हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक करना है, क्वेश्चन है 15। लेकिन आप जो है वो नोट्स पूरे उतारिएगा, मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत में भी अच्छा खासा एक्सप्लेन कर दिया जो सब लिखा हुआ था, लेकिन आपने पूरा उतारना है नोट्स। ऐसा नहीं है कि 1-2 लाइन उतार ली, नोट का है तो पूरा उतरेगा एक पेज पर, बिल्कुल हेडिंग डाल के अच्छा से बनाकर, जैसे कि आप करते हैं स्कूल में काम। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो फर्क बताना है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के दरमियान क्या होता है,
जैसे कि हम करते थे ना, डिफरेंट बना, दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस करते थे, तो वही उसी तरह से बिल्कुल सेम काम होगा यहाँ पर। चलें इसे भी करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से जो है वो होगा। चलें इनके जो है वो डिफरेंसेस देख लेते हैं हम। तो स्टूडेंट ये जो है आपको स्क्रीन पे चलते हुए नज़र आ रहे होंगे, जिसके मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और दूसरे में ये है कि वो ख़त्म नहीं होंगे, यानी रिन्यूएबल सोर्सेज जो है वो ख़त्म नहीं होते। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, उसमें जो है वो सोलर यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में जो कि ख़त्म हो जाएंगे, जिसमें पेट्रोल है, डीजल और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कोल भी है। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में जो है वो आपके पास सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस लिखे हैं, दोनों आप ये उतार लीजिएगा। ठीक है, अब जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 करा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 कर देते हैं। आसान था क्वेश्चन नंबर 15, तो 16 देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या करना है आपको, जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेक अ टेबल ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये जो है ना आपको 8 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 दिए हुए हैं आई थिंक आपको। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने रिन्यूएबल सोर्सेज को अलग करना है, नॉन रिन्यूएबल को अलग कर लेना है। यानी ये एक साथ दे दिया इन्होंने तमाम को मिलाकर, आपने अलग अलग करना है। आपने बताना है कि यूरेनियम जो है वो रिन्यूएबल सोर्स है या नॉन रिन्यूएबल है। और इसी तरह से जो है आपने दूसरी चीज़ों को भी बताना है कि आपके पास जो सोलर है, सोलर एनर्जी, वो रिन्यूएबल सोर्स है या नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। ठीक है, तो मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीन पे चलता हुआ आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो सोलर जो है वो रिन्यूएबल सोर्स है, आप बार बार हासिल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह से विंड भी है, WINT। ठीक है, विंड। और इसी तरह से टाइडल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और इसी तरह फिर नॉन रिन्यूएबल में यूरेनियम, यानी यूरेनियम भी एक एलिमेंट है जो कि ख़त्म हो जाएगा अगर ज़्यादा यूज़ किया तो। और कोयला भी आपको पता है ख़त्म हो रहा है। नेचुरल गैस और बायोमास। बायोमास क्या, जैसे कि लकड़ियाँ और मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे मरे हुए जानवरों की जो है वो बाकियात, और इसी तरह से चमड़ा वमड़ा जो चीज़ें हैं ये जो जलाई जाती हैं, गन्ने भी जो है अगर आप ज़्यादा जलाएंगे पेड़ पौधों को तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। एफिशिएंसी से मुताल्लिक सवालात हैं तमाम के तमाम क्वेश्चन नंबर 17 के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहला तो है वो आपके पास न्यूमेरिकल है। हाँ, सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपके पास। तो ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसका मैं टॉपिक जो पहले पढ़ा दिया था। तो यही वजह है कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद ये करवाता हूँ। डायरेक्ट ये करवा दूंगा तो शायद आपको बात समझ भी ना आए, और मुझे भी मुश्किल हो जाएगी बात समझाने में कि किस तरह से बताना है बच्चों को, क्या पहले मैं बता चुका हूँ और क्या दोबारा बताना है। ठीक है, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। मशीन की एफिशिएंसी यानी ईटा पता करना है आपने। विच कंज्यूम से मुराद क्या है कि वो ले रही है, यानी इतनी वो एनर्जी ले रही है। अब इनपुट कह लीजिए या E1 कह लीजिए, मैंने बताया था ना इनपुट आप E1 को लिखेंगे। तो जो कि कंज्यूम कर रही है, कंज्यूम मतलब ले रही है। ठीक है, आप कंज्यूम करते हैं यानी खाते हैं तो वो इनपुट होता है ना, और फिर जब काम करते हैं तो वो आउटपुट होता है। अच्छा, और परफॉर्म वर्क यानी ऑफ एनर्जी एंड परफॉर्म 50 जूल ऑफ वर्क। तो आउटपुट क्या दे रही है, वो वर्क करके आउटपुट दे रही है आपको। ठीक है, तो वो कितना कर रही है, 50। अच्छा, एक चीज से भी आप समझ सकते हैं कि E1 E2 क्या है। E1 जो है ना वो हमेशा ज्यादा होगा E2 से, क्योंकि कोई भी मशीन ऐसा नहीं है, कोई भी मशीन ऐसी नहीं है कि आपके पास वो जो है वो 200 जूल वर्क कर जाए और उसने जो एनर्जी ली थी वो जो है वो 100 जूल हो। यानी इनपुट हमेशा ज्यादा होगा, आउटपुट हमेशा कम होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, इससे भी आप समझ सकते हैं। तो आपने क्या पता करना है, एफिशिएंसी पता करनी थी। टू फाइंड में आप लिख देते हैं, हम ईटा कहते हैं इसे। ठीक है, फार्मूला लिखते हैं। तो ये ईटा आ गया हमारा, ये ईटा का साइन बना दिया मैंने, और ये E2 माइनस E2 अपॉन E1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। तो पीछे जो टॉपिक दिया हुआ था ना, वहां पे मैंने आपको बोला था कि इसका न्यूमेरिकल कोई आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसके न्यूमेरिकल आपको दे दिए हैं ताकि आप इसकी न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कर सकें। तो चले आज हम देखते हैं। तो E2 क्या है आपके पास, E2 है 50, E1 है 200 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 50 पहले को 50 को डिवाइड करा देते हैं 100 से, फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करा देंगे हम जो
50 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 200 से, फिर जो आएगा हम उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। 50 को डिवाइड कर देते हैं 200 से, जो आएगा उसे मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 50 डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाय 200, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.25 और मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। अच्छा, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 25, आई थिंक हमारे पास जो है ये आ जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारे पास एफिशिएंसी आ गई और ये परसेंटेज में आ रही है। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई, तो आप इसे उतार लीजिएगा। अच्छा, अब जो है वो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 18, वो देखते हैं उसमें हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें देखते हैं हमने करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहते हैं कि ये आपने जो है वो नोट लिखना है एफिशिएंसी पे। ठीक है, तो नोट यहाँ आपको लिख के दिया हुआ है, मैंने लिख लिया था, देख लिया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसे एज इट इज उतार लीजिएगा, इसमें फॉर्मूला भी दे दिया था मैंने। तो लिखा हुआ है कि डिवाइस आर डिजाइन टू वेस्ट एज लिटिल एनर्जी एज पॉसिबल। तो ये जो कहा जा रहा है इसमें कि हमारे पास जो डिवाइसेस होती है हम उसको ऐसे बनाते हैं कि वो कम से कम एनर्जी को वेस्ट करें। यानी देखिए, कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो 100% वर्क करे। जो भी आप मशीन को एनर्जी देते हैं ना, वो कुछ ना कुछ ज़ाया कर देती है, और अच्छी खासी अमाउंट में ज़ाया कर देती है, और थोड़ा बहुत वर्क कर पाती है। अब ये जो ज़ाया होती हैं चीज़ें, ये फ्रिक्शन की वजह से भी होती है और मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से होती हैं। और इन ज़ाया को जो है, यानी जो ये ज़िया होता है, इसे कम नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से, मुश्किल होता है इसे। तो यही पूरी तरह से हमने इसमें ये डिफाइन किया हुआ है। दिस मीन दैट एज मच ऑफ द इनपुट एनर्जी एज पॉसिबल शुड बी ट्रांसफर इनटू यूजफुल एनर्जी स्टोर्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि इनपुट एनर्जी, यानी जो आपने एनर्जी दी है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क में कन्वर्ट किया जा सके और एनर्जी को स्टोर रखा जा सके। तो हाउ गुड अ डिवाइस इज एट ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी इनपुट टू यूजफुल एनर्जी आउटपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या है कि आपने इनपुट कितना दिया और कितना आपको आउटपुट मिला, इसका जो रेशो है ये एफिशिएंसी है। यानी डिवाइस जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है इनपुट लेकर आउटपुट, और जितना ज़्यादा ये रेशो होगा उतनी ही आपकी डिवाइस अच्छी होगी। मतलब अगर कोई मशीन 60% एफिशिएंट है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा अच्छी है, यानी उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। और कोई मशीन जो है वो 40% एफिशिएंट है, यानी उसकी एफिशिएंसी 40 है, यानी वो अच्छी नहीं है डिवाइस। ठीक है, वो ज़्यादा एनर्जी को लॉस कर रही है, हमें नुकसान हो रहा है, हमें ज़्यादा जो है उसमें ऑयल पेट्रोल चीज़ें लगानी पड़ेंगी। चलें, ये तो हो गया हमारा एक और सवाल। अच्छा, अब जो है हमने क्वेश्चन नंबर 19 करना है और उसमें देखना है कैसे होगा। ठीक, तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो करते हैं, इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज 70%। तो न्यूमेरिकल है ये एक आपके पास, 19वां क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें कहा जा रहा है कि मशीन की जो एफिशिएंसी है, यानी पहले गिवन डेटा लिख लेता हूँ मैं, कि मशीन की जो एफिशिएंसी यानी ईटा जो है वो 70% है। ठीक है, 70% इसकी एफिशिएंसी आ गई, और इसका आउटपुट जो है यानी E2 जो है वो आपके पास है 100 जूल। कहा जा रहा है कि कैलकुलेट इट्स इनपुट। तो आपने जो है ना वो इनपुट फाइंड करके बताना है कि E1 क्या होगा। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का आपके पास फॉर्मूला होता है E2 अपॉन E1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी दे दी आपको, 70%। ठीक है, परसेंट में आएगा। E2 आपको दे दिया है इन्होंने 100। ठीक है, और ये हो गया आपके पास E1। ठीक है, ये आपके पास हो गया, पूरा डेटा लिख दिया मैंने और तमाम चीज़ें फॉर्मूले में पुट कर दी। अब बस इसे जो है हमने सॉल्व कराना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि 100 को मल्टीप्लाई करा दें 100 से। ठीक है, 100 को जो है आप मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, तो आपके पास आ जाएगा 10,000, आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी। तो ये 10,000 मैंने इसको लिख दिया, तो इसको मैं लिख देता हूँ। ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास जो है वो 10,000 आ गया। अब क्या करते हैं, E1 को उधर ले जाते हैं और 70 को इधर ले आते हैं। तो ये मैंने E1 लिख दिया, ये हो गया मेरे पास 10,000 और ये हो गया 70। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, इसको डिवाइड करा देना है 70 से, तो मेरे पास जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 142। ठीक है, 142 जो है वो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। तो चलें इसे 142 लिख देते हैं,
ये हमारा E1 जो आ रहा है वो 142। तो मैंने आपको कहा था E1 हमेशा ज़्यादा आएगा E2 से, तो यहाँ आप देख लीजिए E1 आपके पास ज़्यादा आया है E2 से, तो 85 भी आ रहा है, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। और जूल है यानी F, ठीक है। तो ये आपका जो है वो आंसर हो गया। आई होप आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा इसमें नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। बस फॉर्मूला सेट करा के आंसर निकालना था। चलें अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। थोड़ा सा इसमें जो है वो हमें डिफाइन करके करना होगा। तो यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 भी एक न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें जो है आपने थोड़ा सा वर्डिंग भी लिखनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, 20। चलें इसे सही करके लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा क्या है हमारे पास, गिवन डेटा देख लेते हैं क्या क्या हमें दे दिया इन्होंने पता करने के लिए। तो कहते हैं कि विच मशीन इज मोर एफिशिएंट। तो आपके पास दो मशीनें होंगी, उनमें से आपने बताना है कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है, यानी कौन सी मशीन ज्यादा अच्छा काम कर रही है। यानी आप एक मशीन खरीदने गए, आपको दुकानदार ने दो मशीनें दिखाई, एक अच्छी और एक बुरी। अब कैसे अच्छी कैसे बुरी, कि एक मशीन में जो है वो जितनी आप एनर्जी देंगे उस पर वो ज्यादा काम करेगी, और दूसरी में जो है वो उतनी ही एनर्जी पे वो कम काम करेगी। तो जो ज्यादा काम कर रही है वो आपके लिए अच्छी मशीन होगी। तो मशीन ए है, तो यानी यहाँ लिख लेते हैं हम मशीन ए, यानी ये जो डेटा होगा वो मशीन ए का होगा, ठीक है, मशीन ए। तो मशीन ए विच हैज एन आउटपुट, आउटपुट यानी E2, E2 जो है इसका कितना है 200 जूल, ठीक है। और E1 देखिएगा इसका और ज्यादा होगा 200 से। तो E1 जो है वो और कंज्यूमिंग यानी ले रही है वो, E1 इनपुट होता है, तो ये आपके पास है 400 जूल। अच्छा अब कहते हैं मशीन बी, चले मशीन बी भी यही लिख देते हैं। मशीन बी जो है आपके पास उसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो कह रहे हैं कि ऑफ एनर्जी और मशीन बी विच हैज एन आउटपुट ऑफ, आउटपुट यानी E2 जो है वो दे रही है आपको कितनी 300 जूल, और कंज्यूमिंग कितना कर रही है E1, वो कर रही है 450 जूल। तो आपने फाइंड कर देना है ईटा, ठीक है। ईटा पता करना है आपने पहले मशीन ए के लिए, फिर आपने पता करना है ईटा को मशीन बी के लिए, ठीक है। ये मशीन ए लिख देते हैं, सुपर मशीन ए लिख देते हैं, फिर मशीन बी, और फिर दोनों को कंपेयर करके बताना है एफिशिएंट कौन ज़्यादा है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारे पास जो हमने पढ़ा था, E2 माइनस E1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, फॉर मशीन ए। यहाँ मैं मशीन ए के लिए पता कर रहा हूँ, फॉर मशीन ए, ठीक है। चलिए ऐसे थोड़ा सा मैं पेज दे देता हूँ ताकि समझ में आसानी हो। ये मशीन ए के लिए आ जाएगा हमारे पास जो भी काम करेंगे हम, और फिर मशीन बी के लिए इसी का सेम काम कर लेंगे। तो ए लिख देते हैं, एफिशिएंसी ऑफ मशीन ए। E2 कितना दे दिया आपको, E2 दे दिया इन्होंने 200 और 400, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। चलें तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं हम कि 200 को डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 100, द आंसर इज 20,000, ठीक है। 20,000 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इसी 20,000 को 400 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। अच्छा तो इसी 20,000 को मैंने डिवाइड कर दिया 400 के साथ, तो एफिशिएंसी 50 आ रही है, 50 एफिशिएंसी आ गई। अच्छा फॉर मशीन बी, ठीक है, तो यही सेम काम होगा उसके लिए भी, बट डेटा उसका इस्तेमाल होगा। तो फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला तो यही है। तो E2 है हमारे पास, ये रहा बी मशीन के लिए 300, E1 है 450 और मल्टीप्लाई बाय 100। चलें तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30,000 आ जाएगा, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं, 300 मल्टीप्लाई बाय 100, द आंसर इज 30,000, 30,000 आई है, और डिवाइडेड बाय 450। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी मशीन बी की, ठीक है। 450 से डिवाइड कर देता हूँ
तो जब मैंने 450 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है 66.6%। तो आप वैसे भी बता सकते हैं कि मशीन भी ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा आ रही है। इसी चीज़ को लिख भी देते हैं हम, ठीक है। यहाँ मैं वर्डिंग लिख देता हूँ छोटी सी आपके लिए। तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसे जो है ना इसे लिखना पड़ेगा ताकि ये छोटी छोटी करके आ जाए, बल्कि ये आ नहीं सकेगी। तो मैं बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा कि मशीन बी इज मोर एफिशिएंट बिकॉज इट्स एफिशिएंसी इज 66.66% एज कंपेयर टू मशीन ए बिकॉज इट्स एफिशिएंसी इज 50%। मुझे लग रहा है इसे लिखना ही पड़ेगा ताकि आपको थोड़ी कंफ्यूजन ना हो जाए, लेकिन फिर ये मिटाना पड़ सकता है। तो मैं चलें इधर कोशिश करता हूँ लिखने की, ठीक है। मशीन बी इज मोर एफिशिएंट, ये लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया है और आप चाहें तो इसके आगे का इंक्लूड कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया, एफिशिएंट, ठीक है। मशीन बी इज मोर एफिशिएंट देन इसको सही करते हैं, देन मशीन ए, क्योंकि मशीन ए की हमारे पास जो एफिशिएंसी है, मशीन ए की जो सॉरी यहाँ पर एक इसको बी लिखते हैं, ठीक है। मशीन बी की जो एफिशिएंसी है वो 66.66% है और मशीन ए की जो हमारे पास एफिशिएंसी है वो 50% है। तो जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर था, ये आप लिख लीजिएगा। इसकी वर्डिंग हमने कंपेयर कर दिया इसे। अब जो है हम अपने वर्क के सवालात करते हैं, फिर हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। पावर के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, कहा जा रहा है कि डिफाइन पावर को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो ये पावर होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, W/T, और यूनिट तो इसका आपको पता है वॉट होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसमें लिखी हुई हैं और स्केलर क्वांटिटी है, ये तमाम चीज़ें इसमें लिखी हुई, ठीक है। चलें अब जो है आप ये लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन था हमारे पास 21, ठीक है। ये 21 क्वेश्चन हमने किया। अब जो है हमने 21A कर लिया है, 21B करना है, ठीक है। 21B करना है हमने। तो 21B में जो है ना ये कहते हैं कि द एनर्जी ऑफ 600 जूल डेसिपेटेड बाय अ बल्ब इन 50 मिनट, फाइंड द पावर ऑफ द बल्ब, ठीक है। तो ये बल्ब की पावर पता करनी है हमें। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं सबसे पहले कि हमें दिया हुआ क्या है गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एनर्जी दी हुई है, यानी जूल है तो वर्क ही है हमारे पास W, 600 जूल, ठीक है। उसके बाद जो है वो टाइम दिया हुआ है हमें, टाइम 50 दिया हुआ है, 50 मिनट, MINUTES मिनट्स। अच्छा आपको पता है टाइम को हम इसमें नहीं रख सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इसे 60 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो जब हम 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सेकंड में चला जाएगा। तो चलें इसको देखते हैं कि इसका क्या नंबर हमारे पास जो है वो बन रहा है। सिंपल, बस आपने जो है वो 60 को मल्टीप्लाई करा देना 50 से, तो आपके पास जो है वो ये नंबर आ जाएगा। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपके पास आ रहा है 3000, ठीक है। 3000 जो है आपके पास सेकंड आ रहा है, तो ये सेकंड लिख दिया। अब जो है बस हमने क्या करना है, फाइंड करना है पावर को। तो फॉर्मूला वही रहेगा आपके पास PW/T। तो ये जो है आपके पास पावर का जो है ये फॉर्मूला होगा। तो सॉल्यूशन पहले तो हमें इसे फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर हमें इसे क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। तो अब यहाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे W/T। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। W क्या है आपके पास 600 और टाइम क्या है आपके पास 3000, ठीक है। तो कितनी पावर ज़ाया हो रही है ये हमें पता चल जाएगा। तो हम करते हैं कि 600 डिवाइडेड बाय 3000, तो हमारे पास जो है वो पावर आ जाएगी। तो हमारे पास जो पावर आ रही है वो आ रही है 0.2 वाट, ठीक है। 0.2 वाट जो है हमारे पास पावर आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब जो है वो दूसरा क्वेश्चन कहते हैं कन्वर्ट 20 वाट इनटू हॉर्स पावर, यानी आपने यहाँ पर 20 वाट को जो है वो हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है। तो
अभी तक हमें शायद इसकी कन्वर्जन ऊपर पढ़ाई नहीं गई थी कि किस तरह से पावर को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो चले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह से आप 20 वॉट को जो है वो हॉर्स पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आपके पास जो सवाल है वो सवाल नंबर लिख देता हूँ मैं। सवाल नंबर है 22A, ये सवाल है आपके पास। इसे लिखते हैं, कहा जा रहा है कि हॉर्स पावर को पावर वॉट दिया हुआ है और आपने हॉर्स पावर में ले जाना है। तो यहाँ ये लिख लीजिए कि 1 हॉर्स पावर जो है ना, HP हॉर्स पावर, ये बराबर होती है आपके पास 746 वॉट के। ठीक है, तो क्या करना है आपको, हॉर्स पावर को जो है वो आपको जो है वो वॉट को जो है वो हॉर्स पावर में ले जाना है। तो जिस चीज में आपको ले जाना है ना, यानी जो चीज आपको दी हुई है उसको 1 बना दीजिए। तो आपको 20 वॉट दिया हुआ है ना, तो 20 वॉट को 1 बना दें। आप कैसे बनाएंगे, 746 को डिवाइड करा दें 1 से, 746 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो ये इस तरह हो गया, ये हो गया 1 वॉट। अच्छा, अब क्या करें, अब जो है वो 20 को मल्टीप्लाई करा दीजिए, 20 को दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 20 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया और 20 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ दोनों तरफ 20 मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह से ये हॉर्स पावर से वॉट में चला जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 746 हॉर्स पावर, और ये हो गया मेरे पास 20 वॉट। ठीक है, चलें अब 20 को डिवाइड करा दीजिए 746 से। 20 को जो है सीधा डिवाइड करा देते हैं 746 से, तो हमारे पास में पता चल जाएगा कितने जो है हमारे पास ये आ रहा है 20 डिवाइडेड बाय 746। द आंसर इज 0.026 आ रहा है हमारे पास। तो 20 वॉट जो है ना वो आपके पास हॉर्स पावर में बराबर होता है 0.026 हॉर्स पावर के। तो ये हॉर्स पावर जो है वो बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब आपके पास 746 वॉट होंगे ना तो वो 1 हॉर्स पावर के बराबर होगा। तो ये हमारे पास जो है वो 20 वॉट बराबर आ गया 0.026 के। तो अब जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें जो है वो कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द पावर ऑफ मशीन इफ इट डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया, इसे सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है ये हमारा। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास वो बी है, 22B। चलें इसे पता करते हैं। गिवन डेटा लिख लेते हैं सबसे पहले, जो हमें दिया हुआ है। तो गिवन डेटा में हमें सबसे पहले इन्होंने क्या दे दिया, कैलकुलेट द पावर ऑफ मशीन पता करना है, और 20 जो है हमारे पास वो वर्क है, तो इधर W लिखना पड़ेगा हमें। और 10 जो है वो टाइम जो है वो 10 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, तो पावर कितनी होगी 10 सेकेंड। तो अब हमने क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो टू फाइंड क्या करना है, पावर। तो जो सिंपल फॉर्मूला पावर का वही लगेगा, सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो P इज इक्वल टू W अपॉन T, 40 डिवाइडेड बाई 10। तो ये देख लेते हैं 40 डिवाइडेड बाई 10 कितने पर आता है। तो 10 के टेबल में ये 1 पर आता है, ये 4 पर आता है। तो हमारे पास 4 जो है वो वॉट आ रहा है। ठीक है, 4 वॉट जो है हमारे पास ये आ रहा है। इसको जो है वो पूरा यूनिट ही लिखिएगा। ठीक है, इसका यूनिट पूरा लिखा जाता है हर जगह पे। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, तो इसे जो है वो हमें वॉट में ही रखना है, और ये हमारा हो गया। अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा होगा, फिर उसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिफाइन वॉट, कि वॉट क्या चीज़ है ये डिफाइन करनी है। तो चलिए इसे डिफाइन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो मैं इसका क्वेश्चन का नंबर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में कि हम कर रहे हैं 23 का A। तो वॉट को डिफाइन करना, यहाँ लिखा हुआ है कि द पावर ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी 1 वॉट इफ इट्स डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। यानी सिंपल अगर इसको ऐसे देखें कि 1 वॉट कितने के बराबर होता है, कि जब आपके पास 1 जूल वर्क हो और 1 सेकेंड में ये काम हो। ठीक है, 1 जूल वर्क और 1 सेकेंड में ये काम हो, तो ये आपके पास जो है वो 1 वॉट के बराबर आता है। ठीक है, यानी 1 जूल आपके पास वर्क हुआ और 1 सेकेंड में हुआ, तो ये 1 वॉट होता है। ठीक है, आपको पता है कि ये दोनों मिलकर वॉट बना लेते हैं।
तो ये आपको मैंने वॉट का बता दिया और डेफिनेशन भी लिखी हुई नजर आ रही होगी आपको, तो इसे लिख लीजिएगा एज इट इज। अब जो है कहा जा रहा है कि द स्टूडेंट ऑफ वेट, स्टूडेंट का वेट है 400 न्यूटन, टेक 5 सेकेंड टू क्लम्प, यानी चढ़ने के लिए ले रहा है वो किसी चीज पर 5 सेकेंड और उसका वेट 400 है। तो अब हमें क्या पता करना है कि ऑब्स्टिकल ऑफ हाइट, यानी जिस चीज पे वो चढ़ रहा है उसकी हाइट है 2 मीटर, तो कैलकुलेट द पावर कंज्यूम, तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा यानी लेगा, ये बताना है हमने। तो चलें इसको न्यूमेरिकल की तरह पूरी तरह सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने इसका लिख दिया 13B का हमारा क्वेश्चन होगा। गिवन डेटा लिख देते हैं इसमें, गिवन डेटा। तो हमारे पास जो गिवन डेटा में वेट दिया हुआ है, ये वेट है, ठीक है, वर्क नहीं है। वर्क का यूनिट होता है जाउल, लेकिन इसका यूनिट है न्यूटन, तो यानी ये वेट है। तो कहा जा रहा है स्टूडेंट का वेट है हमारे पास इतना, और वो टाइम जो ले रहा है वो 5 सेकेंड ले रहा है, ठीक है, 5 सेकेंड उसने टाइम लिया किसी भी चीज़ पे चढ़ने के लिए। और ऑब्स्टिकल और हाइट पे कितना चढ़ा वो, हाइट पे चढ़ा वो हमारे पास 2 मीटर की। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट करनी है पावर, तो 2 फाइंड कर लेते हैं, पावर फाइंड करनी है, P पता करनी है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, P इज इक्वल टू W अपॉन T। चलें, तो आपको पता है कि W बराबर होता है F और D के, लेकिन F की जगह पर आप जो है वो W भी रख सकते हैं अगर आपके पास फोर्स जो है वो वेट हो। तो ये लिख देते हैं कि डायरेक्ट यही लिख देता हूं मैं, ठीक है, W और D, ठीक है, ठीक। चलें यहाँ पर एक स्टेप और लिख देता हूं मैं कि ये वेट को हमने खोल दिया FD और T, और वेट की जगह हमने लिख दिया F, ठीक है। ये वेट था, ये खोल दिया, वेट किसके बराबर था, FD, और F क्या है, हमें यहाँ पे फोर्स क्या दिया हुआ है, वेट के तौर पे दिया हुआ है, तो फोर्स की जगह W लिख दिया। चलें, अब आपको पता है W का फॉर्मूला यानी वेट का फॉर्मूला होता है mg, और D क्या हो जाएगा h। DH क्यों हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हाइट है, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, ये एक और फॉर्मूला आ गया वहां पर पावर का। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। इन्होंने जो हमें, इसकी जरूरत नहीं है, हमें mgh की पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट उन्होंने जो है वो दे दिया है वेट। तो वेट उन्होंने दे दिया था हमें 400, और हाइट हमें उन्होंने दे दी थी 2 मीटर की, और उन्होंने टाइम हमें दे दिया था 5 सेकंड का। तो बस हमें इसका आंसर निकाल लेना है। क्या करना है, हमने इसका आंसर निकाल लेना है। तो चलें इसका आंसर निकालते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 400 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 200 से, तो मेरे पास आ जाएगा 800, ठीक है, 800, और 800 को मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो मेरे पास आ जाएगी पावर। तो मैंने 800 डिवाइड कर दिया अपना 5 से, तो मेरे पास आ गई पावर 160 वॉट। तो अगर उसे चढ़ना है तो इतनी पावर वो लगा रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो है वो हमारा आखिरी क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 14, वो सॉल्व करते हैं और उसमें देखते हैं हमें क्या कहा जा रहा है। तो अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14A है, 24A है। कहते हैं कि राइट डाउन द नेम ऑफ एनी टू लार्ज यूनिट ऑफ पावर। तो पावर के दो बड़े यूनिट लिखने हैं। वैसे तो आपको यूनिट पता है वॉट है, लेकिन दो बड़े यूनिट क्या होंगे, तो जैसे कि बड़े किलो वॉट, मेगा वॉट, इस तरह से बड़े यूनिट बन जाते हैं इसके। तो यहां लिख देते हैं कि 1 किलो वॉट, ठीक है। 1 किलो वॉट आपके पास बराबर होता है 1 kW, ठीक है। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको नंबर में लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, प्रीफिक्स हट जाएगा इस तरह से, ये प्रीफिक्स है, ठीक है, के प्रीफिक्स है। अच्छा, तो एक और भी होता है 1 मेगावाट, मेगा जो कि G से डिनोट होता है, सॉरी M से डिनोट होता है, ठीक है, वॉट। तो ये आपके पास बराबर होता है 1 MW के, और अगर इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं प्रीफिक्स के तौर पे, ठीक है। तो ये आपके पास जो होगा दो बड़े यूनिट होगा, किलो वॉट, जिसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो KW लिख सकते हैं, अगर प्रीफिक्स हटाना चाहें तो 10 की पावर 3 लगा सकते हैं, मेगावाट MW, और अगर प्रीफिक्स हटाना चाहें तो 10 की पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आखिरी सवाल है, इफ अ मशीन परफॉर्म्स 20 जूल ऑफ एनर्जी पर आवर्स, देन व्हाट विल बी इट्स पावर। तो उसकी पावर कितनी होगी ये हमने बताना है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं, आसान है, बस समझना है थोड़ा सा। तो चलें मैं इसको लिख देता हूं आपके लिए,
ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इसका, ठीक है। इतनी देर से हमने इसको सॉल्व कर रहे थे, तो अब ये फाइनली हमारा सॉल्व हो गया है। तो इफ अ मशीन कंज्यूम यानी वो एनर्जी को इस्तेमाल करती है, कितनी एनर्जी इस्तेमाल करती है, वो इस्तेमाल करती है एनर्जी को हम जो है W से ही लिखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यूनिट तो सेम ही है ना, तो 250 इस्तेमाल करती है। अच्छा, टाइम कहाँ से आएगा, वो कह रहा है कि पर यूनिट आवर, पर आवर यानी हर एक घंटे में, ठीक है। हर एक घंटे में इतनी लेती है, तो इतनी एनर्जी लेती है, तो 1 आवर लिख देते हैं, ठीक है। ये 1 आवर। अब आपको पता है कि 1 आवर को आप चाहते हैं कि आप यूनिट तो आवर में नहीं डाल सकते ना, घंटा तो नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा सेकंड। तो आप क्या करेंगे कि 1 को मल्टीप्लाई करा देंगे 60 से, तो ये सेकंड में चला जाएगा, 60 सेकंड। तो वो 60 सेकंड में कितनी एनर्जी लेती है, 60 सेकंड में उसको एनर्जी कितनी मिल रही है, 350। तो पावर कितनी होगी ये आपने बताना है, टू फाइंड क्या करना है, पावर। सॉल्यूशन लिख देते हैं, तो P इज इक्वल टू W/T। आपके पास 250 जो है वो एनर्जी है, यानी आप लिख लीजिए इसे W, और 60 जो है आपके पास पावर है, सॉरी टाइम है। तो दोनों को इनमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो इन दोनों को जो है वो डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। तो 250 डिवाइडेड बाय 60 द आंसर इज 4.166। अच्छा, इसी तरह से ये और भी नंबर आ रहा है, एक बार और करके देख लेते हैं। 250 डिवाइडेड बाय 60 द आंसर इज, हाँ सही है, 4.166 वॉट, ठीक है। ये वॉट हो गया। तो ये इसका हमारा आंसर था, यहाँ पर ये हमारा खत्म हुआ, ठीक है। ये जो इतनी देर से हमने मेहनत की यहाँ पर आके वसूल हो गई। चलें बॉक्स बनाते हैं इसे, बॉक्स के टाइप में। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप लोग जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करा करें, ठीक है। अपने क्लास फेलो में, अपने टीचरों के साथ, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, क्योंकि देखें ये अच्छा ही काम है कि हम जो है वो पढ़ा रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, और आप भी उसमें हमारा साथ देते हैं शेयर कर, ठीक है। तो आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ लाइक बढ़ेंगे, जिससे मोटिवेशन मिलेगी, आगे भी इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूंगा। क्योंकि 1 घंटे की वीडियो या 2 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो अपलोड करने के लिए पूरा दिन लगता है, क्योंकि पहले पढ़ना पड़ता है कि क्या बात बताई जा रही है, क्या बात बतानी है। उसके बाद फिर उनको लिखना पड़ता है, उन तमाम चीज़ों को, सवालात को लिखना पड़ता है, सवालात होते हैं तो उनके जवाबात लिखने पड़ते हैं, पूरे सर्च करना पड़ता है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना पड़ता है, तमाम चीज़ें फिर बोर्ड पे करवाना पड़ता है, ठीक है। फिर भी करवाने के बाद भी काम खत्म नहीं होता, फिर इस सबको अपलोड करने के लिए पहले ऐड करना पड़ता है, फिर एडिटिंग करने के बाद फिर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, थंबनेल लगाते हैं, थंबनेल लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब लिखना पड़ता है, फिर अपलोड होता है, और फिर ग्रुपों में दूसरी जगह शेयर करना पड़ता है, जब जाके एक वीडियो आपको मिल पाती है। तो इसमें दिन लग जाता है पूरा, ठीक है। तो आप, और इसी वजह से मैंने कोचिंग और तमाम जगह से पढ़ाना छोड़ा हुआ है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे टाइम दे सकूँ। तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फीस अगर आप ग्रुप की पूछना चाहें तो साल में एक बार पे करनी है आपको फीस, ठीक है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, फिजिक्स, इंग्लिश, इस्लामियत, उर्दू मिल जाएंगे, बन गए हैं, और जो बनते जाएंगे वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर और टेस्ट सेशन का लिंक और लेक्चर्स, ठीक है, सब मिल जाएगा। सिर्फ साल में एक बार फीस पे करनी है। नोट्स तमाम चीज़ें पे फ्री होंगी इसके अंदर। नोट्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इंग्लिश के नोट्स की फ़ीस हमने 100 रुपीज़ रखी है, फिजिक्स के भी हमने 100 रुपीज़ रखी है, इस्लामियत की भी हमने 100 रुपीज़ रखी है, और उर्दू की भी जो है हमने 100 रुपीज़ रखी है, ठीक है। तो तमाम नोट्स की फीस हमने 100 रुपीज़ रखी है, आप इजीली बाय कर सकते हैं। अगर कुछ समझ ना आया हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा। यहाँ से पहले, यानी इस एक्सरसाइज से पहले जितना भी सप्ताह मैंने करवा दिया है, ठीक है, सब अपलोड कर दिया है आप लोगों की आसानी के लिए। आप लोग बस सर्च करें और उसको देखें, और दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। और देखकर दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा कि मैंने इससे सीखा है, तो आप भी सीख लो, ठीक है। तो वो भी सीख लेंगे अगर कुछ वो सीखना चाहते हैं तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा, और ग्रुप में ऐड होने के लिए, नोट्स के लिए व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।